सबसे मूर्ख आदमी जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। हमने कहा साहब बताइए, काफिया बताइए, प्रदीप बताइए, गजल बताइए। तुम लोग ये कभी सीख नहीं पाओगे, क्या तुम लोगों को ये कभी आएगा नहीं, ये सब तुम्हारे बस का रोग नहीं है ये। तो फिर उनका एक इवेंट हुआ और उसमें हम गए, तो हमारी तलवार बहुत तेज थी अब की बार। और उस दौरान जो है गजल कम्युनिटी का ग्लोबल लेवल पे ऐसा कोई शायर नहीं था जो मुझे नहीं जानता हो या मैं जिसको नहीं जानता। शार्क टैंक जब आया तो फिर उसने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया हमारी लाइफ के अंदर। बुकटेनमेंट अगर नहीं होता तो आज रेड चिलीज को क्या पड़ी है कि बुकटेनमेंट जैसी नई कंपनी के साथ में जुड़े। एमएक्स प्लेयर हमारा ऑनबोर्डेड प्लेयर है, अजय देवगन फिल्म्स हमारा ऑनबोर्डेड प्लेयर है, दृश्यम फिल्म्स हमारा ऑनबोर्डेड प्लेयर है। कोई भी ऐसी बुक जिसमें पोटेंशियल हो उसको फिल्म में आने का, उसको बुकटेनमेंट से जुड़ना चाहिए। हमारे पब्लिशर्स, हमारे ऑथर्स, लिटरेरी एजेंसीज, मार्केटिंग एजेंसीज, इन सब लोगों को ये पता चल जाए कि हाउ exactly is the process of filmmaking. Okay, so we may see Parag Agarwal as a director Maybe of film by in the future, maybe, yeah. I say तथास्तु। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डिफर शो। आज हमारे साथ हमारे शो पर पराग अग्रवाल हैं, जो कि फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं द बुकटेनमेंट के। एक एंटरप्रेन्योर हैं, पेशे से तो एंटरप्रेन्योर हैं पर दिल से एक राइटर हैं, जिन्होंने काफ़ी गज़लें लिखी हैं। सिविल इंजीनियर होने के नाते उनकी ये जर्नी बुकटेनमेंट तक कैसी शुरुआत हुई और वो क्या कर रहे हैं अभी, ये जानेंगे आज इस एपिसोड में। पूरा एपिसोड देखिएगा अंत तक। पराग जी, वार्म वेलकम टू यू ऑन द डिफर शो। हम पहले भी मिले हुए हैं, इस एपिसोड में आप हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज मैं एक राइटर के साथ में कॉन्वर्सेशन करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम द एंटायर डिफर टीम। आपकी शुरुआत, आप कहे तो एक इंजीनियर हैं, आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, पर राइटर के मोड में आप कैसे शिफ्ट हुए? बेसिकली मैं थोड़ा सा एक इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ चीज़ को, जी। फैक्ट को, कि मैं आर्किटेक्ट हूँ। ओके। आर्किटेक्चर मैंने किया है। ओके। So there is a slight difference between the architect and इंजीनियरिंग, civil कोर engineering. इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। Civil engineering and architecture. ओके। Architect is something very different from the civil engineering. So architect looks after the designing part, and civil engineer पूरा take care of the execution of that एग्जीक्यूशन, design, फैब्रिकेशन और पूरा सब कुछ execution of that design, डिजाइन। right? So एक कागज के ऊपर एक नक्शा बना हुआ है, वो नक्शा बनाने का काम आर्किटेक्ट का काम है। और उस नक्शे को ज़मीन के ऊपर एक बिल्डिंग के पूरा फॉर्म में रूप में। खड़े करने का जो काम है, वो सिविल इंजीनियर का काम है। सो डोमेन एक ही है, कंस्ट्रक्शन फील्ड डोमेन है, बट दोनों का जो काम है वो बहुत अलग अलग है। रोल्स अलग अलग हैं, रोल्स अलग अलग है, काफी अलग स्कोप ऑफ अलग हैं। वर्क अलग अलग है। और उसमें भी मैंने मतलब ये तो ग्रेजुएशन की बात है कि ग्रेजुएशन मैंने आर्किटेक्चर में किया। ग्रेजुएशन के बाद आई डिड पोस्ट ग्रेजुएशन इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर। ओके। उसके बाद मैंने काम शुरू से लैंडस्केप में ही किया। लैंडस्केप चूँकि सुपर स्पेशलाइज़ेशन हो जाता है, स्पेशलाइज़ेशन हो जाता है। सो लैंडस्केप में ही मैंने 2016 तक काम किया। ओके। 2006 पास आउट हूँ मैं। 2006 से लेकर के यही एमपी से ही आपने 2016 पूरा आपका ग्रेजुएशन वगैरह किया? ग्रेजुएशन मैंने एमपी से किया है और ओके। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने हरियाणा से किया है। हरियाणा से? हाँ जी, ओके। एमडीयू रोहतक यूनिवर्सिटी से मैंने अच्छा। लैंडस्केप में मास्टर्स किया था। उसके बाद फिर मैंने लैंडस्केप में ही काम किया शुरू से 2007 से ही। सो एक टाइम के बाद जो है वो लिमिटेशन आने लगी थी, मतलब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में किया। ओके। मैंने जॉब शुरू कर दी थी। अच्छा। जॉब शुरू करने के बाद में फिर मैं एक लेवल तक आ गया था कि लैंडस्केप में जिस लेवल तक आ सकते थे वो अचीव वो अचीव हो गया हो था। गया था। उसके बाद फिर जो मेरे मेंटोर थे सतीश खन्ना साहब, अच्छा। जिनके ऑफिस में मैं काम करता था, उन्होंने मेरे को बोला कि पराग एक लेवल तक तो तुम आ गए हो, जितना एक ग्रेजुएट आर्किटेक्ट को आना चाहिए लैंडस्केप में, या वो तुम्हारा हो गया है। अब यू नीड टू डू समथिंग मोर। लैंडस्केप, मतलब यू नीड टू डू मास्टर्स इन इट। हुँ। अब अगर तुम मास्टर नहीं कर रहे हो तो फिर ग्रोथ रुक मतलब जाएगी। हाँ, ग्रोथ भी रुक जाएगी। एंड मतलब चूंकि हम लोग इतना इमोशनली कनेक्टेड थे, वो बहुत सीनियर आदमी थे सतीश खन्ना साहब। तो हम लोग इतना इमोशनली उनसे कनेक्टेड थे कि उन्होंने मेरे को इमोशनल होकर के बोला कि फिर अगर तू अब लैंडस्केप नहीं करेगा ना, तो वो मतलब मेरे को अच्छा नहीं अच्छा लगेगा नहीं यार। मेरे को बुरा लगेगा कि
मतलब तू क्यों नहीं कर रहा है लैंडस्केप मतलब करके? जिंदगी में ऐसे बहुत कम हाँ, वाकया होते हैं और ऐसे लोग भी कम मिलते हैं हाँ, आपको, हाँ, जो आपको एक अंदर हाँ, से सजेस्ट करते हैं। हाँ, हाँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरी लैंडस्केप की फीस चल मैं भर देता हूँ, ओके, है ना? वो एसपीए से तू कर ले ये वो। ओके, तो मैंने उनको बोला कि नहीं सर वो बात नहीं है, लेकिन अब आप बोल रहे हो तो वो करना पड़ेगा। बट चूँकि मैं अपनी स्टडीज़ में आपको मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि तू कर लेगा, बट मैं खुद इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ओके, क्योंकि आई वाज़ नॉट दैट गुड इन माय ग्रेजुएशन। अरे बोले तू ग्रेजुएशन व्रेजुएशन भूल जा यार, तू वो सब क्यों सोच रहा है? तू मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू कर। ओके, तो बट वो मेरे को नहीं कॉन्फिडेंस आया जब मैं उनके साथ में, मतलब मेरे को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो मैंने एसपीए से, वो मुझे बोल रहे थे कि एसपीए से तू कर ले, मास्टर्स, हाँ, मास्टर्स कर ले। तो मैंने एसपीए से नहीं किया मास्टर्स, फिर मैंने कुछ चीज़ें चेंज हुई। फिर मैंने सतीश खन्ना एंड एसोसिएट्स छोड़ा। फिर मैंने दोबारा सतीश खन्ना एंड एसोसिएट्स ज्वाइन किया। तो फिर उन्होंने बोला, मैंने उनसे बोल के छोड़ा था कि सर मैं कभी भी वापस आना नहीं चाहूँ हुआ तो तो क्या आप मेरे को लोगे क्या वापस? हाँ, आई विल शिफ्ट बैक। तो हाँ, तो उन्होंने बोला कि सतीश खन्ना एंड एसोसिएट्स के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं, और यू आर ऑलवेज वेलकम इन आवर कंपनी, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद फिर दोबारा सतीश खन्ना एंड एसोसिएट ज्वाइन किया। फिर उन्होंने बोला कि तू फिर से कर ले मास्टर्स, देख तेरी मेरी पहले भी बात हुई थी, ये वो ऐसा वैसा। तो उस मैंने तब भी फिर मास्टर्स नहीं किया। अच्छा, उसके बाद भी मैंने मास्टर्स सेकंड नहीं टाइम। किया, सेकंड टाइम भी नहीं किया। फिर मैंने सतीश खन्ना एंड एसोसिएट्स छोड़ा, और फिर मैंने एक दूसरा ऑफिस ज्वाइन किया। तब तक जो है 2014 आ गया था। ओके, तो फिर 2013 में मेरी शादी हो गई। फिर मैंने सतीश खन्ना एंड एसोसिएट्स जस्ट छोड़ने के बाद में मैंने फिर मास्टर्स ज्वाइन किया, और साथ में जॉब भी की, काम किया। और फिर मैंने 2016 में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था, और तब तक मेरे को लैंडस्केप का वो सब हो गया था, और नॉलेज आपको आ गया था। नॉलेज भी हो गई थी, सब काम काम वगैरह सब कुछ आ गया था, और लैंडस्केप मैंने पूरा एक्सप्लोर कर लिया था, ओके, पूरा एक्सप्लोर कर लिया था। स्टूडियो बेसिक डिज़ाइन में भी काम करते हुए मास्टर्स भी कर लिया था। सतीश खन्ना साहब के यहाँ का इतना लंबा मेरे को 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। तो नागपुर में भी मैंने बीच में 2-1 साल काम किया एक कंपनी में, लैंडस्केप में ही काम किया। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि लैंडस्केप मैंने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, और अब मेरे को यहाँ से अगर आगे जाना है लैंडस्केप में, तो नाउ आई शुड गो टू ऑस्ट्रेलिया। ओके। ये मेरा प्लान था, मतलब प्लान मेरा यही था कि अगर मैंने मास्टर्स इसी प्लान के तहत किया था कि अब मैं मास्टर्स करूँगा, और मास्टर्स करने के बाद फिर मैं इंडिया छोड़ दूँगा। अच्छा, कोई ये ख़ास मेरा वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में ही शायद अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया उसके? में लैंडस्केप की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अच्छी हैं। ओके, अच्छी थी उस टाइम पे। अब आज तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई, 8 साल हो गए अब उस 8 बात साल को। हो गए। तो अब लैंडस्केप का तो मेरे को कुछ भी पूछोगे तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, हाँ, कि वर्ल्ड सिनेरियो में कहाँ तो पर वो किताब बंद हो गई है आपकी बंद बंद और कुछ और बंद किताबें खुल गई है? 2016 में बंद हो गई वो किताब पूरी तरह से बंद हो गई। तो मैंने फिर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया, और लैंडस्केप भी मैंने बंद कर दिया। और 2014 15 2014 नहीं, 2015 में मैंने जो है पब्लिशिंग शुरू कर दी थी। 2000 पब्लिशिंग पर ये 15 में अचानक मैंने, से मतलब आर्किटेक्चर छोड़ के आप पब्लिशिंग में हाँ, आर्किटेक्चर छोड़ करके पब्लिशिंग में ये था कि चूँकि मैं आई एम द ओनली सन, ओके। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो यहीं हैं इंडिया में, हुँ, हुँ। और उनको मैं पिछले इतने सालों में मध्य प्रदेश से दिल्ली नहीं ला पाया, अच्छा। है ना? तो भारत से ऑस्ट्रेलिया तो ले जाने की तो बात ही खत्म हो गई, है ना? तो वो हो ही नहीं सकता था। तो मेरे को समझ में ये आया कि इंडिया मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान ड्रॉप कर ड्रॉप दिया। किया था। तो वो ऑस्ट्रेलिया वाली पिक्चर खत्म हो गई। उसके बाद में चूँकि मैंने इधर पब्लिशिंग 2015 में शुरू कर दी थी, जॉब करते-करते, मतलब जॉब प्लस लैंडस्केप में मास्टर्स प्लस पब्लिशिंग मैंने तो 1, 2, 4। हाउ डिड यू गेट दैट आइडिया कि पब्लिशिंग हाँ, वो पब्लिशिंग वाला आइडिया का ये हुआ कि चूँकि 2007 से एक लिटरेचर में अरीना में था, ओके, है ना? लिटरेचर में मैं आ गया था, ऑरकुट आ गया था। हाँ, ऑरकुट से फिर मैं हाँ, अपने ऑर्कुट जो है, ऑरकुट उस पे हम टाइम लोग पे थे। हाँ, ऑरकुट ऑर्कुट ऑरकुट था 2007 में। तो वहाँ से गुलज़ार और जावेद अख्तर तक ही, जो मैंने बताया कि मैं सीमित था। तो वहाँ पे गुलज़ारियंस करके एक कम्युनिटी हमने जॉइन की। ओके, मैंने जॉइन की।
तो कुश वैष्णव करके एक बंदा है, मेरा दोस्त है, ओके। बहुत अच्छा दोस्त है। तो उन्होंने वो उस कम्युनिटी के मॉडरेटर थे, गुलजारियंस के। हाँ, तो उसमें गुलजार के फैंस थे बेसिकली। ओके। और गुलजार की के ऊपर बातें होती थी, उनके लेखन पे बात होती थी, उनके पोइट्री पे बात शेयर्स होती वगैरह थी, भी करते थे। शेरों पे बात होती थी, गज़ल पे बात होती थी, नज़्मों पे बात होती थी। उन्होंने जो फ़िल्मों में लिखा, इजाज़त फ़िल्म जो उन्होंने डायरेक्ट करी, उनके बारे में बात होती थी। तो बहुत मतलब मेरे को समझ में आया वहाँ से कि यार बहुत सारे लोगों से मैं मिला। कम्युनिटी बिल्डिंग ही थी बेसिकली वो, करेक्ट, उस करेक्ट। ज़माने की कम्युनिटी बिल्डिंग थी वो। तो बहुत लोगों से मैं वहाँ पे मिला। तो मुझे समझ में आया कि वहाँ पे लोगों ने बोला कि तुमको लिखना चाहिए। ओके, तो मैंने कहा कि यार लिखना चाहिए, अच्छा। तो लिखना शुरू किया। तो पहले 2 लाइन लिखते थे, 1 लाइन लिखते थे, फिर 1-2 लाइन से फिर कुछ नज़में लिखनी शुरू कर दी, कुछ इधर उल्टा-सीधा अपने मन से शेर लिखना शुरू कर दिया। जोड़-जुड़ाव करके। जोड़-जुड़ाव करके जितनी जितनी अकल थी उस टाइम पे, उससे लिखना शुरू कर दिया। तो लिखना शुरू कर दिया तो डेढ़ 2 साल तक यही चलता रहा, लिखते रहे। ओके, तो अपने ही जैसा आता था लिखते थे। अब लिखते थे तो उसके बाद एक होता है ना कि सबसे मूर्ख आदमी जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। अच्छा, हाँ, तो ये बड़ी मतलब अलग बात आप हाँ, नहीं, ये कह मैंने रहे पढ़ी है कहीं पे। हैं। अच्छा, हाँ, कि वो उससे बड़ा कॉन्फिडेंट दुनिया में कोई नहीं होता। जो मूर्ख हाँ, होता है ना वो सब बहुत कॉन्फिडेंट होता है। क्योंकि उसको तो ये पता ही नहीं है ना कि वो मूर्ख है। मूर्ख है। हुँ, तो ये बात है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट थे और मूर्ख भी थे, ज़ाहिर-सी बात है। तो फिर हम लोग जो है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ में 3-4 लोग और थे। अच्छा, ओके। मूर्खों की हमारी एक बिरादरी थी। बिरादरी थी मूर्खों तो की। वो जो गुलज़ारियंस में एक जो वो बन गई थी, एक ग्रुप। उसमें हाँ, वो हम लोग समझते थे कि हम लोगों को बहुत समझ में आता है और हम लोग बहुत चीज़ें जानते हैं। हाँ, और हमसे हमसे ज़्यादा उर्दू कौन जानता है कौन यार? जानता है? वो कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उसमें हम लोग 3-4 लोग थे। फिर हमको एक कम्युनिटी में बुलाया गया, जो दूसरी एक कम्युनिटी थी। अच्छा, ये तो गुलज़ारियंस कम्युनिटी थी। हाँ, फिर एक दूसरी कम्युनिटी थी जिसमें हमको बुलाया गया। उस कम्युनिटी का नाम था डेड पोएट सोसाइटी। ये तो काफ़ी फ़ेमस है। ये वो दूसरी डेड पोएट अच्छा, सोसाइटी है, ये ओके, दूसरी डेड दूसरी पोएट सोसाइटी अच्छा, थी। ओके, ओके, तो ये इसके जो फाउंडर थे उनका नाम है कपिल भारद्वाज। ये ओके, मतलब ये जो कम्युनिटी को मॉडरेटर थे, कम्युनिटी के जो मॉडरेटर थे, हाँ, हाँ, उनका नाम है कपिल भारद्वाज। ओके, तो कपिल भारद्वाज की ये डेड पोएट सोसाइटी थी। इसमें इन लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। इन लोगों ने हम लोगों को बुलाया। तो हम लोग 3 लोग वहाँ पर गए, गुलज़ारियंस कम्युनिटी में से। द स्मार्टर पीपल फ्रॉम हाँ, गुलज़ारियन हाँ, हाँ। कम्युनिटी। और बहुत सारा बैगेज, मतलब बहुत सारी ज़िम्मेदारियों से हम गए हाँ, कि अब हम इनको बताएँगे कि हम कौन हैं। कौन है? हाँ, मतलब वो उस माइंडसेट से हम गए कि अब हम इनको सिखाएँगे। जी, तो जब हम वहाँ गए तो मेरे साथ में हम लोग 3 लोग थे। मैं, अनुराधा शर्मा और अच्छा, नूरुज़्ज़मान, हम 3 लोग थे। ओके, अब वहाँ पर एक सज्जन आए हुए थे, उनका नाम है दीक्षित दनकौरी। अब नहीं अच्छा, रहे वो इस दुनिया में। ओके, दीक्षित दनकौरी साहब को उन्होंने इनवाइट किया था। ओके, हाँ, तो दीक्षित दनकौरी साहब आए और आदिल रज़ा मंसूरी करके एक सज्जन थे, वो आए। ओके, और कपिल भारद्वाज तो वहाँ थे ही। उसके अलावा और काफ़ी सारे लोग थे जो डेड पोएट सोसाइटी के मेंबर्स थे और जो लिखते थे, अच्छा लिखते थे। हुँ, हुँ। पीयूष मिश्रा थे उसमें से एक। ओह! पीयूष मिश्रा वो वाले नहीं, दूसरे पीयूष दूसरे मिश्रा। पीयूष मिश्रा। वो ओके, तो बड़े आदमी हैं पीयूष मिश्रा, वो नहीं। हुँ, एक दूसरे पीयूष मिश्रा हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। और पीयूष मिश्रा का ज़िक्र चूँकि आया है तो मैं बता दूँ कि अ, आपकी शक्ल पीयूष, वो हमारे वाले जो पीयूष मिश्रा हैं उनसे बहुत मिलती है। हाँ, हुआ होगा क्योंकि मैं उनसे मिला हूँ। और वो पीयूष जस्ट मिश्रा इंदौर में ही है। अच्छा, और बिग एफएम या रेड एफएम में हैं वो। तो हम अच्छा, लोग कभी उनसे भी बात करेंगे पीयूष मिश्रा बिल्कुल, से। बिल्कुल। वो थे, मस्तो करके एक लड़का था लखनऊ का। ऐसे काफ़ी लोग थे। तो जब हमारा नंबर आया उसमें कि अब आप अपना लिखा कुछ सुनाइए, हुँ, हुँ, तो हमने बड़े अहंकार से कुछ सुनाया, हुँ, जो हम लिख के ले गए थे। तो हमको वहाँ पे बहुत गालियाँ पड़ी। अच्छा,
हमको दीक्षित धनकौरी साहब और आदिल रज़ा मंसूरी साहब ने हमको बहुत सुनाया और हमको ये बताया कि तुम जाहिल हो, है ना? इज्जत का फलूदा, हाँ, इसे बॉम्बे में मतलब बोलते हैं। हाँ, जिसको कहते हैं ना हमारे कपड़े उतार लिए गए। तो हमको बहुत बहुत दिमाग हमारा दुरुस्त कर दिया गया जिसको कहते हैं। हुँ, तो मेरा, नूरुज़्ज़मान का और अनुराधा अनुराधा शर्मा का शर्मा जी। तीनों को बहुत डाँट पड़ी वहाँ पे कि आपको कुछ नहीं आता है और ना आपको ये पता है कि गज़ल क्या होती है, ना आपको ये पता है कि शेर क्या होता है, ना आपको ये पता है कि मिसरा क्या होता है, ना आपको रदीफ़ पता है, ना आपको काफ़िया पता है, आपको कुछ भी नहीं पता है। हुँ, ठीक है ना? तो आप लोग जो है तुरंत बेसिस पे हुँ, जो भी लिख रहे हैं, उसको बंद कर दें। अच्छा, तो तो ग्रामर में गड़बड़ थी बेसिकली। हाँ, ग्रामर में गड़बड़ थी। ग्रामर 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 में ही गड़बड़ थी। गड़बड़ जो थी, वो ग्रामर में ही थी। हुँ, तो हमने कहा कि वो मेरे लिए बड़ा एक आई ओपनर था और एक बहुत बड़ा आइस ब्रेकर था मेरे लिए कि यार, मतलब यार अपने को कुछ भी नहीं आता सडनली है। हाँ, मतलब वो ध्वस्त हो गया ध्वस्त सारा हो सब गया कुछ एकदम। मामला। तो मैंने कहा यार अपने को कुछ भी नहीं आता है, तो हमने कहा साहब बताइए, हुँ, काफ़िया बताइए, रदीफ़ बताइए, ग़ज़ल बताइए। हुँ, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे ग़ज़ल की क्लासेस लेने नहीं बैठे हैं, ठीक है ना? ये सब आप सीख के आइए। हुँ, और उसमें ये सारी कन्वर्सेशन तो ठीक थी। अब इस कन्वर्सेशन में एक जो जुमला आया, हुँ, वो ये आया कि तुम लोग ये कभी सीख नहीं पाओगे, या तुम लोगों को ये कभी आएगा नहीं, ये सब तुम्हारे बस का रोग नहीं है ये। ये बहुत मुश्किल काम है, ये सब छोड़-छाड़ दो तुम, हुँ, कुछ और करो। तो वो जुमला मुझे पसंद नहीं आया, हाँ, है ना? वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो मेरे को इसलिए पसंद नहीं आया कि ये तो कैपेबिलिटीज़ पे डाउट करने वाली बात हो गई हुँ, कि आप किसी की कैपेबिलिटी पे डाउट कर रहे हो और आप ये जज कर रहे हो, मतलब आप इतने बड़े आदमी हो कि आप ये जज कर रहे हो कि तुम्हें ये आएगा और तुम्हें ये नहीं नहीं आएगा। आएगा, तो कोशिश भी मत ये करो। हाँ, कोशिश भी मत करो। तो वो मेरे को बहुत शूक किया अंदर से, मतलब उसने मेरे को हिला दिया। तो मैंने कहा कि यार ये तो गलत हो गया, मतलब ये तो कैपेबिलिटी पे बात आ गई। हुँ, तो मेरे को ये पता था, मतलब ये तो मैंने ये आपने बता ही दिया कि आपको कुछ नहीं आता। हुँ, तो यहाँ तक तो मैं सेटल्ड था। मेरे को समझ में आ गया कि अपने को सीखना पड़ेगा। हुँ, तो ठीक है, उसको सीखा जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो सीखते हैं अब इसको। हुँ, वहीं शुरुआत कर दी तो आपने। मैंने कहा सबसे पहले तो ये गुलज़ारियंस को बंद करो। हुँ, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करना बंद करो। ठीक है? बेसिक्स पहले क्लियर कर लेते हाँ, इसमें पार्टिसिपेशन अपने को करना पड़ेगा बंद। हैं। तो वो मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने अपनी एक अलग कम्युनिटी शुरू की। अच्छा, ओके। उस कम्युनिटी का नाम था शिकवा जवाबे शिकवा। शिकवा जवाबे शिकवा। ओके। ठीक है? वो ऑर्कुट की कम्युनिटी थी। हुँ, हुँ, उसमें मैंने अपने साथ में 2-4 उसका मॉडरेटर मैं था। अच्छा। तो उसमें मैंने जो है 1-2 ऐसे लोगों को जोड़ा जो रदीफ़, काफ़िया, बहर, उर्दू की टेक्निकल, मतलब जो ग्रामर लिटरेचर है, लिटरेचर का जो ग्रामर है, हुँ, उसकी सेंस रखते हों। जिनको पता हो कि गज़ल क्या है, नज़्म क्या है, कविता क्या है ना? ये सब कुछ पता हो, उनको क्लैरिटी हो। तो ये ढूँढे कहाँ से आपने ये लोग? कम्युनिटी से ही ढूँढे लोग, ओके। कम्युनिटी से ही ढूँढे। तुमको गज़ल पता है क्या होती है? हुँ, हाँ, पता है साहब। श शेर पता है क्या होता है? हाँ, पता है। रदीफ़ पता है, काफ़िया पता है। ठीक है, ठीक है। बताओगे हमको? हाँ, बताएँगे। आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। ठीक है। अब उसमें हमने 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छे लोगों को जोड़ा ओके, और उसमें हमने एक तो जोड़ा सतलज राहत को, अच्छा। जो राहत साहब के बेटे हैं, राहत हुँ, इंदौरी साहब के बेटे हैं। हुँ, हुँ, वो मेरे उस टाइम से बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे। हुँ, हुँ, उसमें हमने उनके बड़े बेटे को जोड़ा फैसल राहत को। अच्छा, ओके, उसमें हमने रागिनी गोयल करके एक लड़की थी, उनको जोड़ा। ओके, अ, विश्वदीपक करके एक लड़का था, उसको जोड़ा। वो अब ज़ीस्त नाम से लिखते हैं। अच्छा, अब वो फ़िल्मों में गाने वग़ैरह भी लिखने लगे। ओके, हाँ, तो उनको जोड़ा। नूरुज़्ज़मन अच्छी ग़ज़ल कहने लगे थे, उनको उनको जोड़ा। जतिन दत्त करके एक लड़का था, उसको जोड़ा। ऐसे करके हम लोगों ने एक अच्छी कम्युनिटी बनाई और अच्छी कम्युनिटी बना कर के हम लोगों ने वहाँ से लिखना सीख लिया ओके। कि कैसे लिखा जाता है। सो हम लोगों ने अपने फ़न को वहाँ से तराशा। तो ये कम्युनिटी आपकी फलती-फूलती गई। ब
फली-फूली कुछ नहीं, वही 35-36 लोग रहे। हाँ, फिर वो ये हुआ कि हमने वहाँ से वो शौकिया हम लोग करते थे, साथ में बिज़नेस भी करते थे, हाँ, तो उससे कोई बिज़नेस तो बन नहीं सकता था। तो एक टाइम आया कि फिर वो ऑर्कुट बंद हो गया, ऑर्कुट से हाँ, फ़ेसबुक के ऊपर शिफ्ट हो गए, तो बस फिर वो फ़ेसबुक का दौर आ गया, फिर वो कम्युनिटी बंद हो गई। तो उसके बाद फिर एक इवेंट हुआ, ओके, दिल्ली पोएट्री क्लब या मैं भूल गया उसका, दिल्ली से कुछ ऐसा ओके, वो था, कोई हुँ, हुँ, नाम भूल गया मैं उस सोसाइटी का, वही फ़ेसबुक का ही ग्रुप था वो। ओके, उसपे हम लोग खूब ग़ज़ल लिखते थे, क्योंकि अच्छा, अब ग़ज़ल लिखनी आ गई थी हाँ, और वहाँ सब धुरंधर थे। अच्छा, वहाँ सब ग़ज़ल लिखने वाले सब धुरंधर लोग थे। मतलब ये था कि उसके मॉडरेटर आदिल भाई थे, जो अच्छा, आदिल रज़ा मंसूरी जिन्होंने हमको हाँ, अड़काया हाँ, था, हाँ, डेड पोएट सोसाइटी के इवेंट में, उसके मॉडरेटर में आदिल भाई थे। हुँ, हुँ, तो हम वहाँ गए तो तैयारी करके गए थे सब। तो जब हम तैयारी करके गए, तो वहाँ पे हम लोगों ने ग़ज़ल कहनी शुरू करी और जब हमने वहाँ पे ग़ज़ल कहनी शुरू करी, तो बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोगों ने हमारी ग़ज़ल के ऊपर कमेंट भी किया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वो। वहाँ पे ग़ज़ल के धुरंधर लोग थे हुँ, और ऑल ओवर द ग्लोब लोग थे। ओके, हाँ, मतलब उसमें बड़े से बड़ा शायर भी उस सोसाइटी का मेंबर था। तो फिर उनका एक इवेंट हुआ दोबारा, दिल्ली में ही, दिल्ली में ही, और उसमें भी आदिल भाई आए और उसमें हम गए, तो हमारी तलवार बहुत तेज़ थी अब की बार, अब की बार। तो और उसमें हम बुलाए गए थे अच्छा, और बुलाए भी इसीलिए गए थे क्योंकि ये पता था कि इनकी तलवार जो है वो तेज़ है, तेज़ हो चुकी है। तो गए इस बार भी हम पूरे तैयारी के साथ, पूरे पूरी तैयारी के साथ और आबो-ताब के साथ ही गए थे और 3 ही लोग गए थे। हम भी 3 ही लोग, जो पहले गए थे पहले वही 3 लोग गए थे। हुँ, हुँ, नूरुज़्ज़मान, अनुराधा शर्मा और पराग अग्रवाल। तो नूरुज़्ज़मान भी गज़ल कहते थे, पराग अग्रवाल भी गज़ल कहते थे और अनुराधा शर्मा गज़ल नहीं कहती थी, नज़्म कहती थी और आज भी वो नज़्में ही कहती है और नज़्में उनकी बहुत बहुत ही बला की नज़्में हैं, बहुत ही आउट क्लास नज़्में हैं। तो हम लोग तीनों गए और जब हमारा नंबर आया और जो उसके बाद हमने गज़ल सुनाई, तो आदिल भाई को तो समझ में आ गया कि ये बहुत अलग लेवल की इनकी तैयारी है। कोयले से हीरा हाँ, बन गया है कोयले वो, से हीरा ये बन गया है। तो सुनाया, हम सब लोगों ने अपना लोहा मनवा लिया। तो उसमें आदिल भाई ने एक बात कही कि ये यार पराग, मानना पड़ेगा, मतलब जो इम्प्रूवमेंट तुमने किया है, हुँ, वो इम्प्रूवमेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं। उस लेवल, मतलब वहाँ से इतना नीचे से इतना ऊपर बहुत कम लोग आ पाते हैं और तुम लोगों ने जो किया है ये वो, तो वो बहुत अच्छा है, जो मान लिया बहुत उन अच्छी उन्होंने मान लिया। और उसके बाद फिर मतलब बातचीत भी उनसे होती रही, सब चीज़ होती रही, ये वो। सीख लिया। वो नदीम अहमद काविश करके एक लड़का था हमारे साथ में, उसको हमने ऑर्कुट में जोड़ लिया था अपनी कम्युनिटी में, साथ में शिकवा जवाब शिकवा में। हुँ, हम सब में सबसे सीखा हुआ लड़का जो है वो नदीम अहमद काविश ही था। और नदीम अहमद काविश का जो लेवल था, अरे बाप रे बाप! अरे बाप रे बाप! नेक्स्ट लेवल का पोएट था वो, नेक्स्ट लेवल का, मतलब था, मतलब है। मुझसे यंगर है वो, है ना? अच्छा, ओके, और मतलब आप इमेजिन करें कि उस लेवल की गज़ल, जो मतलब नदीम नदीम वो बंदा था जिसने हमको कभी नीची नज़र से नहीं देखा हुँ, कि अरे तुमको कुछ नहीं आता है या तुम लोगों को कुछ नहीं आएगा, ये वो। वो हमेशा बोलता था कि पराग, जब भी तुम गज़ल कहोगे, तुम इन सबको टाँग दोगे। उनको कन्विक्शन था, उसको कन्विक्शन था। नदीम को पूरा कन्विक्शन था कि जिस दिन तेरे को आ गया ना, वो तू टाँग देगा इन सबको। तो वो बहुत आगे के लेवल का शायर है। वो बस तेरे को वो आ नहीं रही है टेक्निकलिटीज़। हुँ, बाकी ऑन अ थॉट लेवल यू आर वे अहेड ऑफ ऑल ऑफ मतलब हमारी जनरेशन की जो पोएट्री है, उस पोएट्री से नेक्स्ट लेवल का तेरा थॉट है। मतलब जो थॉट लेवल पे तू हमसे बहुत बहुत आगे है। और नदीम का वो लेवल था कि नदीम एक गज़ल में 72-72 तो मतले कहता था। अच्छा, 72 मतले, आप समझ रहे हो? काफ़ी मतलब मतलब लेंथ भी हाँ, जो आदमी एक गज़ल में 72 मतले कह रहा है, तो वो गज़ल में शेर कितने कहेगा? 72 शेरों की तो लोगों की गज़ल नहीं होती, सही बात है। है ना? तो वो लेवल था नदीम अहमद काविश का। So how did you move to
लाइक अभी आप ऑर्कुट से फेसबुक पे शिफ्ट हो गए, आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग हो गई, हाँ, हाँ, हाँ। देन ये गज़लों में आपका एक्सपीरियंस बढ़ने लगा, लिखने में हाँ, बढ़ने हाँ, लगा हाँ, हाँ। आमतौर पे देखा जाए तो। और फिर हाउ डू यू थॉट ऑफ कि पब्लिशिंग कुछ पब्लिशिंग हो करा। सकता तो है? अब ये गज़ल तक आ गए, हुँ, ठीक है, गज़ल आ गई। तो इस दौरान जो है मैं करीब 200-400-500 लोगों को, ऐसे मैं लोगों को जानता था, जो गज़ल की कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते थे, ओके। ठीक है? और जो मुझे जानते थे, मैं भी जिनको जानता था और जो मुझे भी जानते थे, ठीक है? तो मैं एज़ अ शायर एस्टेब्लिश हो गया था हुँ, मार्केट में, है ना? और उस दौरान जो है गज़ल कम्युनिटी का ग्लोबल लेवल पे ऐसा कोई शायर नहीं था, जो मुझे नहीं जानता हो या मैं जिसको नहीं जानता हूँ, ओके, इंक्लूडिंग राहत इंदौरी साहब। ओके। राहत इंदौरी साहब, मुनव्वर राना साहब, हुँ, शकील जमाली साहब, अब्बास ताबिश साहब, अ, यंग ईरा में अभिषेक शुक्ला, हुँ, विपुल कुमार तो मुझसे बहुत ज़्यादा जूनियर थे उस टाइम पे। अब बहुत बड़े शायर हो गए विपुल विपुल कुमार, है ना? तो ऐसे करके हाँ, तो ऐसे करके बहुत सारे शायरों की पूरी एक कम्युनिटी बन गई थी। अब इसमें हमारे साथ के एक शायर हैं इरशाद खान सिकंदर। ओके। इरशाद खान सिकंदर पराग अग्रवाल को जानते थे बतौर शायर। हुँ, तो इरशाद भाई अपनी किताब पब्लिश कराना चाहते थे। हुँ, इरशाद भाई ने मेरे से बोला कि पराग भाई, मेरे को अपनी किताब पब्लिश करानी है और आप मेरी किताब पब्लिश करो। यूँ ही? हाँ, तो मैंने कहा यार, मैं किताब को पब्लिश करूँ, मैं आपकी किताब कैसे पब्लिश कर पाऊँगा? आप जानते थे पब्लिश कैसे होती है, क्या नहीं, होता है? मुझे कुछ भी नहीं पता। अच्छा, मेरे को पब्लिशिंग का पी भी नहीं पता। उन्होंने भी ऐसे ही कह दिया। उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा यार इरशाद भाई, मैं आपकी किताब कैसे पब्लिश कर पाऊँगा? मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है। हुँ, मैंने आज तक कोई किताब पब्लिश नहीं की है। तो बोले नहीं, नहीं आप कर लोगे। मैंने कहा कि अरे यार आप कर लोगे, मैं कैसे करूँगा? तो बोले आप पता करो थोड़ा-सा, कैसे होता है, क्या होता है? हुँ, क्योंकि आपकी डिज़ाइन की सेंस अच्छी है ना? आर्किटेक्ट हो आप और आप शायर हो और मेरी कम्युनिटी, मतलब हम शायरों की कम्युनिटी का हिस्सा हो, हिस्सा हो। तो मैं किसी बाज़ार में पब्लिशर से जाकर के नहीं इसको पब्लिश कराना चाह रहा हूँ, हुँ, एंड आई हैव फेथ इन यू, आप करो। क्योंकि आप ग्रामर और टेक्निकल दोनों जानते हैं। आप नहीं, नहीं, वो तो मुझसे अच्छी ग्रामर और टेक्निकल जानते थे चीज़ें। हुँ, इरशाद भाई टेक्निकल इन द सॉर्ट ऑफ कि हाँ, हाँ। बिकॉज़ आप आर्किटेक्ट हाँ, बैकग्राउंड से आपको हाँ, हाँ, डिज़ाइन सेंस हाँ, वगैरह भी उनको अच्छा मेरे ऊपर फ़ेथ बहुत था। हुँ, उनको मेरे ऊपर फ़ेथ बहुत था कि यार ये बंदा अगर मैं इसको करूँगा तो ये मेरा काम कर देगा अच्छे से हुँ, और आप करो, बस आप करो। मैं आपको पैसे दूँगा और आप करो। तो मैंने उनसे बोला कि आप करो तक तो बात ठीक है, लेकिन आप पैसे क्यों दोगे? तो मैंने कहा, तो उन्होंने बोला कि भाई किताब देके ही पैसे, मतलब पैसे देके ही किताब पब्लिश कराई जाती है। तो ये मेरे को लगा अच्छा, ऐसा होता है क्या? मेरे को तो यही नहीं पता था। ओके। मतलब मेरे को तो ये भी नहीं पता था, अब आर्किटेक्ट आदमी को कैसे पता रहेगा? हुँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, मैं आपको पैसे दूँगा, आप करिए। तो मैंने एक पब्लिशिंग हाउस सेटअप करा। पब्लिशिंग हाउस सेटअप करके और मैंने उनकी किताब पब्लिश कर दी। मतलब मैंने उनका काम उठा लिया और काम उठा करके मैंने एक एक्स बंदे को आउटसोर्स कर दिया ओके। और उसने मेरे को वो किताब पब्लिश करके दे दी। हुँ, तो वो जो सारी किताबें हैं जो छपी, 300 कॉपीज़ छपी थी वो कॉपीज़ ले करके अपनी कार में डाल के मैं उनके पास पहुँचा लीजिए साहब कि आपकी किताबें। ये आपकी किताब है, रात के 11 बजे। हुँ, वो किताबें मैंने अपने हाथ से उठा के और उनके रूम पे, उनका जो ऑफ़िस था, उनके ऑफ़िस में रखी हुँ, और वो अपनी किताब देख के बहुत खुश हुए। हुँ, उन्होंने मुझे गले लगाया और मैंने उनके हाथ में 3,000 रुपए रखे हुँ, कि ये जो आपका काम है, ये सारा काम आपका हो गया और ये आपके बचे हुए पैसे। बचे हुए पैसे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, हुँ, ये पैसे आपका प्रॉफ़िट है। अच्छा।
तो मैंने कहा कि यार मैंने तो ये काम प्रॉफ़िट के लिए किया ही नहीं, करने के लिए किया था है क्योंकि ना? आप मैंने तो ये कंपनी इसलिए बनाई ताकि आपकी किताब छप सके, हुँ, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, लेकिन ये जो आपकी कंपनी ओपन हुई है, ये कंपनी मैंने ओपन ही इसलिए कराई है ताकि आप मेरे जैसे बहुत सारे शायरों की किताब पब्लिश कर सकें, ओके। ठीक है? एंड आई वांट यू टू कीप दिस मनी, हुँ, हुँ। ठीक है? और ये आपका प्रॉफ़िट है और फर्स्ट अब अर्निंग। आप हाँ, ये आपकी अर्निंग है, फर्स्ट अर्निंग है और आप इसको पब्लिशिंग शुरू करो अब आप हुँ, हुँ। और मैं आपके साथ हूँ पूरी तरह से। आप इस पब्लिशिंग को शुरू करिए। उसके बाद फिर हम मैंने पब्लिशिंग शुरू कर दी। उसके बाद फिर मैंने बहुत लोगों को पब्लिश किया। मेरे एक दोस्त हैं स्वप्निल तिवारी, हुँ, वो अब बड़े राइटर हैं इंडस्ट्री के, फ़िल्म इंडस्ट्री में अब वो गाने-वाने भी लिख रहे हैं, अच्छा, शायरी भी कर रहे हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। तो उनकी किताब मैंने पब्लिश की। स्वप्निल तिवारी वो आदमी हैं, वो कैलिबर रखते हैं वो कि गुलज़ार साहब के सक्सेसर वो हैं, मेरी नज़र में। अच्छा, मेरी नज़र में गुलज़ार साहब के सक्सेसर वो हैं। तो उनकी किताब हमने पब्लिश की, उर्दू में की, हिंदी में की। उसके बाद फिर जॉन एलिया साहब की हमने किताब पब्लिश कर ली थी। अच्छा, तो उसमें कुछ कॉपीराइट वगैरह का इश्यू आ गया था। ओके। हुँ, हुँ, 3 किताबें हमने पब्लिश कर ली थी। फिर वो अनफॉर्च्यूनेटली हमको विथड्रॉ करनी पड़ी। लीगल बैटल वगैरह कुछ हुई उसमें, ओके। तो वो हमने विथड्रॉ की। वो उससे मेरे पब्लिशिंग हाउस को बहुत एस्टैब्लिशमेंट मिली। उससे पब्लिशिंग हाउस जो है वो क्या नाम बहुत से आपने किया था ये पब्लिशिंग हाउस? पब्लिशिंग हाउस का नाम था एनी बुक पब्लिकेशन। एनी बुक पब्लिकेशन, ओके, तो एनी बुक पब्लिकेशन हमने शुरू कर लिया था। उसमें वो पोएट्री में ही उसमें ज़्यादातर किताबें छपती थी छपती थी, ओके। और वो बहुत ही इंटैक्ट पब्लिशिंग छपती थी नहीं, छपती हैं। आज भी? आज भी छप रही हैं। आज भी एनी बुक पब्लिकेशन में इम्प्रिंट अब तक किताबें कितनी छप रही बुक्स हैं। एक मोटा-मोटा आप बता सकें तो कितनी बुक्स अब तक आपने पब्लिश कर एनी रखी बुक हैं? इम्प्रिंट में 200 प्लस टाइटल्स हो गए, ओके। जो हमने किताबें छापी। हुँ, तो उस किताबों को लेकर के अब 300 किताबें छपी हुई हैं, शायद खान सिकंदर की। उस किताब का हुँ। नाम था आँसुओं का तर्जुमा। आँसुओं का तर्जुमा। जुम ओके। इरशाद भाई ने कहा कि पराग भाई अब अपने को इस किताब को ले करके हुँ, और बुक बुक फेयर में इसको अपने को लेके चलना है। चलना है। हुँ, और हुँ, बुक फेयर में, वर्ल्ड बुक फेयर में, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर जो होता है, हुँ, हुँ, उसमें इस किताब को अपने को रखना है, शोकेसिंग इसकी होनी है। ओके। तो मैंने कहा यार भाई लेकिन अपने पास तो स्टॉल विस्टॉल कुछ भी नहीं है, हुँ, अपन कैसे लेके जाएंगे या कहाँ रखेंगे? अगर स्टॉल ले भी लेंगे, अब तो ले ही नहीं सकते। अगर ले भी लेते तो पूरे स्टॉल में आंसुओं का तर्जुमा ही आंसुओं का तर्जुमा दिखेगी। तो एक टाइटल लेके कैसे अपन स्टॉल में चलें? तो बोले कि अपन एक काम करते हैं, अपन किताब लेके और वर्ल्ड बुक फेयर चलते हैं, वहीं देख के समझेंगे कि क्या होता है। हाँ, तो उसके पहले जो है हम लोग एक अच्छा इसमें एक आदमी का ज़िक्र आना रह गया है। उनका नाम है शैलेश भारतवासी। अच्छा, इस पूरी जर्नी में इनका ज़िक्र आना रह गया है और शैलेश भारतवासी का ज़िक्र होना बहुत ज़रूरी है इसमें कन्वर्सेशन में। वो इसलिए क्योंकि शैलेश भारतवासी जो है वो हिंद युग्म पब्लिकेशन के मालिक हैं इस समय, अच्छा, है ना? और शैलेश भारतवासी साहब को मैं तब से जानता हूँ जब हिंद युग्म प्रकाशन शुरू भी नहीं हुआ था। ओके। हिंद युग्म करके एक कम्युनिटी थी। हुँ, हुँ। ये उसी ज़माने की कम्युनिटी है जब ऑर्कुट वगैरह ऑर्कुट और आप और वो लोग सब था। कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे थे। कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे थे। हिंद युग्म जो है एक प्रतियोगिता कराता था यूनी कवि के नाम से। हुँ, तो वो उस प्रतियोगिता में हमने हिस्सा लिया। हुँ, हुँ, अ, उस उस यूनी कवि प्रतियोगिता में मैंने हिस्सा लिया और मैं वो हर महीने एक एक वो कंपटीशन होती थी। तो मैंने उसमें एक बार पार्टिसिपेट किया और मेरी जो गज़ल थी, वो 3rd नंबर पे आई, अरे वाह! ठीक है? तो वो 3rd नंबर पे आई तो उसके बाद अगले महीने से मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। अच्छा, क्यों? तो मुझसे शैलेश भाई ने कहा कि यार आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे अब उसमें। तो मैंने उनको ये कहा कि यार आपका जो जूरी पैनल है ना, वो बहुत कमज़ोर है हुँ, और मैं ऐसे कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं नहीं करूँगा। करना चाहता, हुँ, हुँ, जिसमें जूरी पैनल इतना कमज़ोर हो। आई डिज़र्व टू बी बेटर द प्लेस। जूरी नहीं, आइदर आई वांट टू बी योर
jury panel इन द जूरी in the पैनल। jury panel, one of the ओके, member of your jury panel. ओके। क्योंकि मैं तो बहुत पक्की गज़ल कहता हूँ, हुँ, है ना? और जो मेरे से जो 2 गज़लें जीती हैं, वो डिज़र्व नहीं करती जीतना मुझसे। हुँ। मतलब मैं तो फर्स्ट प्लेस डिज़र्व करता हूँ, ऐसा मेरा वो था। क्योंकि अब आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो गया था काफ़ी। हाँ, तो हम तो पूरा तेज़ धार के साथ आए हुए थे ना, हुँ, तो मैंने कहा कि ये इसका वो करो, है ना? तो शैलेश भारद्वासी उतने पुराने साथी हैं लिटरेचर में मेरे। ओके। और शैलेश भारद्वाती इस समय हिंदुयुग प्रकाशन बहुत बड़ा प्रकाशन है। हुँ, हुँ, हिंद युग्म जो है वो इंडिया का मॉडर्न पब्लिशिंग, हिंदी मॉडर्न पब्लिशिंग का सबसे बड़ा प्रकाशन हुँ, है ना? उसके मालिक है शैलेश भारद्वासी, वो बड़े आदमी हैं वो। तो उस ज़माने से शैलेश भारद्वासी साहब मुझसे जुड़े हुए थे। अब कट टू दिस, ये हम किताब लेके पहुँचे हैं वर्ल्ड बुक फेयर वर्ल्ड में। बुक फेयर में। तो वर्ल्ड बुक फेयर में जब हम पहुँचे हैं तो मैंने शैलेश भारद्वासी मुझे दिख गए वहाँ पे। अच्छा। तो मैंने शैलेश भारद्वासी साहब से कहा कि यार मैं ये इस किताब को लेकर के अगर मैं अपने आपके स्टॉल पे रखना चाहूँ इसको, हुँ, हुँ, चूँकि हमने पब्लिश की है ये किताब, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं आप आइए। बिल्कुल, बिल्कुल आप आइए स्टॉल पे आइए, किताब लेके स्टॉल पे आइए। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया था। उसके बाद हम एक स्टॉल पे पहुँचे, हम लोग घूम रहे थे हुँ, हुँ, किताब ले लेके कि कौन हमको किस स्टॉल पे रखा जाए तो सही रहेगा। तो मेरे को हम लोग लेके गए, उन्होंने बोला, इरशाद भाई ने बोला कि यार मैं आपको एक स्टॉल पे लेके चलता हूँ। आइए मैं आपको दीपक भाई से मिलाऊँ। मैंने अच्छा, कहा चलिए ठीक है। तो हम लोग एक स्टॉल पे पहुँचे, उस स्टॉल का नाम था अंजुमन प्रकाशन। अच्छा। अंजुमन प्रकाशन पे मैं पहुँचा और मैंने देखा तो मेरे को वो स्टॉल बहुत पसंद आया। हुँ, यार ये स्टॉल बहुत बहुत अच्छा स्टॉल है। वहाँ पे मेरे को दीपक भाई मिले, दीपक त्रिपाठी, दीपक ओके। रूहानी। हुँ, हुँ, रूहानी वो अपना वो लिखते हैं, पेन नेम है उनका। हुँ, हुँ। और दीपक त्रिपाठी ब्रैकेट में सेमीकोलन में वो रूहानी। रूहानी लिखते हैं। वो भी शायर आदमी है, वो भी गज़ल कहते हैं, राइटर हैं। तो अब वहाँ पे उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे मिलवाया कि ये 2 लोग हैं, हुँ, ये एक दीपक रूहानी है और ये अ, वीनस केसरी हैं। वीनस केसरी जो है वो अंजुमन प्रकाशन के मालिक हैं। हुँ। उन्होंने करीब 200 टाइटल के आसपास पब्लिश कर लिया था उस टाइम पे, उस टाइम पे ही। उस टाइम पे। एंड ही वाज़ अ सीज़न पब्लिशर। तो वो हो गया। अब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि ये हमने किताब पब्लिश की है और हम इसको रखना चाहते हैं आपके स्टॉल पे। हुँ, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप रखिए इस किताब को, बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छी किताब पब्लिश की। उन्होंने तारीफ़ की कि यार आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छी है। आपका कागज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है, आपने हुँ, कवर बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है और मोनोक्रोम आपने कवर किया हुआ है। तो उनको वो प्रोडक्ट पसंद आ गया। और मतलब चूँकि हम लोग एक ही कम्युनिटी का हिस्सा थे, यंग थे, बहुत यंग थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मज़ाक में ये भी कहा कि यार इरशाद भाई आपने यार हमसे किताब पब्लिश नहीं कराई और आपने ये किताब पब्लिश करा ली। आप हमसे कहते तो हम अंजुमन प्रकाशन में ही आपकी किताब छाप देते। हुँ, तो इरशाद भाई ने मज़ाक-मज़ाक में कहा कि यार आपका प्रकाशन बड़ा प्रकाशन है। तो और मुझे लगा कि शायद आप पता नहीं मेरी किताब पब्लिश करें, ना करें, ना क्या करें। होगा? या वो पता नहीं हमारी डेस्टिनी में नहीं होगा शायद हुँ, इस किताब को आपसे पब्लिश कराना, जो भी है। तो ये भी कह सकते हैं कि इरशाद भाई ने अपना पब्लिशर खुद पैदा कर लिया। अच्छा। ये भी कहा जा सकता है ना इसको मज़ाक में। तो हमने किताब रखी। उन्होंने किताब रखने की शर्त जो रखी वो ये रखी कि आपको 7 दिन पूरा किताब रखने की शर्त ये है, किताब आप हमारे स्टॉल पे रखिए। लेकिन अब आप जो है वो स्टॉल में आपको 7 दिन रहना पड़ेगा। ओके। हाँ, हुँ, मतलब जब स्टॉल खुलेगा तो आप आएँगे, हुँ। जब स्टॉल बंद होगा तो तब आप तक यहाँ से आप रहिए यहाँ जाएँगे, पर। तब आप रहिए यहाँ पर। हुँ, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से किताब रख के चल दिए हुँ। और आपकी किताब हम यहाँ पे बैठ के बेच रहे हैं। तो मैंने कहा कि इट्स फाइन इनफ, हुँ, 7 दिन की बात है। हुँ, तो मैंने अपने ऑफ़िस में अर्ज़ी डाल दी हुँ। कि मैं आई विल बी ऑन लीव, मैं बीमार हूँ और मैं नहीं आप आ तब जॉब पाऊँगा। भी कर रहे थे। तब मैं जॉब भी कर रहा था।
तो मैं नहीं आ पाऊँगा। मेरे को वो ये समझ में आया वहाँ पर, ये जो हैं वीनस केसरी, अगर मैं इनके साथ यहाँ पर 7 दिन बैठ गया, हुँ, तो मेरे को बहुत कुछ बातें समझ में आ सकती आ हैं, सकती हैं। है ना? तो मतलब हालाँकि मैं इस मानस के साथ बैठा नहीं था, हुँ, मैं इसी मानस के साथ बैठा था कि मैं यहाँ बैठूँगा और देखते हैं क्या होता है। ये 7 दिन का ब्रेक अप ले लेते हैं अपन, कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है, मैं 7 दिन बैठूँगा और मैं ना सिर्फ़ इस किताब को बेचूँगा, हुँ, बल्कि मैं आपकी भी किताबें बेचूँगा। अच्छा, अंजुमन प्रकाशन की भी मैं किताबें बेचने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। ओके, क्योंकि आप मुझे दे दे रहे हो, स्पेस दे रहे हो, बैठने की जगह दे रहे हो, एक्सपोज़र दे रहे हो। बिल्कुल। मैंने उनसे कहा कि अगर इस किताब को यहाँ शोकेस करने की कोई फ़ीस हो, तो हुँ, वो फ़ीस भी मैं देने को तैयार हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि फ़ीस तो नहीं लूँगा मैं आपसे, क्योंकि आपका प्रकाशन बहुत नया प्रकाशन है, या मतलब आपकी जो अभी आप एक टाइटल लेके एक बैठे हो, टाइटल लेके बैठे हैं। तो मैं आपसे क्या ही फ़ीस लूँगा, और जो फ़ीस भी मैं लूँगा, तो वो तो फ़ीस वाली बात तो आप छोड़ दीजिए। तो आप इसको रख लीजिए, मैं कोई फ़ीस नहीं लूँगा इसका आपसे, हुँ, हुँ, और आप बैठिए। तो मैं 7 दिन वहाँ बैठा, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, अब आप बैठे हैं, हम लोग बातें-वातें कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आप ये बताइए कि आपने इस किताब को छापने के कितने पैसे लिए? हुँ, तो मैंने उनको बताया कि मैंने इतने पैसे लिए। मैथमेटिक्स करते हैं। मैथमेटिक्स, हाँ, क्योंकि वो बिज़नेस साइड के ही आदमी हैं। अच्छा, मतलब ओके। उनका साहित्यिक साइड भी है, हुँ, हुँ, बट कोर इंटू लेकिन पब्लिशिंग रहा है, ही इज़ मोर इंटू अ बिज़नेस पार्ट। बिज़नेस पार्ट। हालाँकि वो खुद भी गज़ल लिखते हैं, गज़ल लिखना भी जानते हैं। गज़ल की बाबत नाम से उनकी एक किताब भी है, जिनमें उन्होंने गज़ल की ग्रामर के ऊपर बात की है, बेस्ट सेलर बुक है वो। अच्छा, 15-20 हज़ार कॉपीज़ बिक चुकी है उस किताब की। उस किताब के लेखक हैं वीनस केसरी। ओके। वीनस केसरी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई, मतलब एनी टॉम डिक हैरी नहीं है वो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कितने पैसे लिए? हुँ, मैंने उनको बताया कि 18,000 रुपए लिए। तो उन्होंने बताया कि आपको क्या प्रॉफ़िट बचा? तो मैंने कहा कि मेरे को इसमें 3,000 रुपए प्रॉफ़िट बचा। हुँ, तो उन्होंने बोला कि यार इसमें प्रॉफ़िट तो आपको 6,000 रुपए होना चाहिए था। हुँ, 6,000 रुपए प्रॉफ़िट होना चाहिए तो था। उन्होंने गणित जोड़ तो लिया उन्होंने तब गणित तक। जोड़ा सारा। उन्होंने बोला कि कागज़ कितने का आया, ये कितने का आया, वो कितने का आया। मैंने कहा ये सब मुझे नहीं पता। हुँ, बोले आपने आउटसोर्स किया? मैंने कहा हाँ, आउटसोर्स किया। तो हाँ, आउटसोर्स किया तो ठीक है, फ़ाइन। हुँ, तो बोले आपने 15,000 रुपए किसी को दिए होंगे, हुँ, उसने आपको किताब छाप के ला दी होगी। हुँ, हुँ, मैंने कहा कि हाँ, ऐसा ही हुआ। हुँ, तो उन्होंने बोला कि अगर सारी दौड़ा-भागी आप करते और सारा वर्किंग अगर आप पूरा प्रोसेस करते, तो आपको जो है 6,000 रुपए बचते, और या हो सकता था कि आपको ये भी हो सकता था कि 8,000 रुपए बच जाते। ज़्यादा भी मुनाफ़ा हो ज़्यादा सकता भी था। इसमें मुनाफ़ा हो सकता था। अगर ये सारा पेन आपने लिया होता कि आप प्रिंटर के यहाँ गए होते, ये वो कहाँ कौन से प्रिंटिंग प्रेस से छपी, ये वो। हुँ, 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 मैंने कहा नहीं यार, वो सब पेन लेने की मेरी पोज़ीशन भी नहीं थी, और आई वाज़ इनटू जॉब ऑल्सो। राइट, मेरा काम राइट। तो ये था कि मेरे को इनको देना था छाप के, और हमको हुँ, जल्दी लेके आनी थी किताब, क्योंकि इट वर्ल्ड वाज़ वार अ वन 4। ऑफ रिक्वेस्ट हाँ, आपके इट लिए। वाज़ वन ऑफ द रिक्वेस्ट, एंड मेरे को पब्लिशिंग बनाना भी नहीं था, बिज़नेस बनाना भी नहीं था। हुँ, तो मेरे को ये समझ में आया कि यार इसमें बहुत पैसा है, मतलब अगर साला 6,000 रुपए का प्रॉफ़िट तो बहुत बड़ा प्रॉफ़िट है। हुँ, मतलब फिर मैंने उसको अपनी जॉब की सैलरी से कंपेयर किया, हुँ, जो मेरे को मिल रही थी, और फिर मैंने ऑथर्स की कम्युनिटी देखी, वो मेरे को पूरा बैक ऑफ माइंड में ये, कैलकुलेशन हाँ, बैक ऑफ चलने माइंड लगा में आप ये भी था कि भई ये तो 5,000 शायरों तक हम पहुँच सकते हैं, ये वो ऐसा-वैसा, तो शायर आपने कम्युनिटी मल्टीप्लाई बहुत करना है। शुरू कर दिया तो वो मेरे को दिमाग में। समझ में आ गया कि यार ये बहुत नहीं, नहीं, मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई, अच्छा, हाँ, मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे को ये समझ में आ गया कि अब मेरे को पब्लिशिंग को अपना बिज़नेस बनाना है। ये मैं जब वहाँ से 7 दिन का जब मैं वो निकला वहाँ से लेकर के ना, तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि अब मेरे को इसको बिज़नेस बनाना है। हुँ, और मेरे को ये भी समझ में आ गया कि यार ये पार्टनर बहुत सही है। वीनस केसरी जो बंदा है, ये बहुत सही बंदा है। इसके साथ में अपने को काम करना है। तो मैंने उसको बोला कि यार अपन साथ में काम करें क्या? हुँ, तो उसने बोला कि अगर मेरे साथ काम करना है, तो आर्किटेक्चर बंद। हुँ, क्लियर फ़ोकस रखिए आप। अगर मेरे साथ काम करना है, तो आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर भूल जाइए। तो वो डिसीज़न मेरे लिए बड़ा बड़ा डिसीज़न था कि यार आर्किटेक्चर को मेरे को टफ़ है, मतलब आर्किटेक्चर को बंद करना मेरे लिए बड़ा डिसीज़न था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं, समझते हैं इसको। फिर मैंने 1 साल तक कैरी ऑन किया कि मैं आर्किटेक्चर को और इसको फ़ोकस, मतलब एनी बुक को, दोनों को साथ में चलाया। जब तक मेरे करीब 15-20 टाइटल्स मेरे पब्लिश हो चुके थे। ओके, 15-20 टाइटल तक मैं आ गया था, और तब एनी मेरे बुक को के फिर अंदर ये ही। एनी बुक के अंदर ही। ओके,
20-25 टाइटल तक आ गया था। फिर उस टाइम तक मेरी वीनस जी हेल्प करते रहे। ओके। वीनस भाई मेरी हेल्प करते रहे हुँ। कि कैसे करना है, कहाँ से करना है, प्रिंटिंग कैसे होती है, ये वो। हाँ। उन्होंने मुझे प्रिंटर से मिलवाया कि आप इस प्रिंट अब ये काम आउटसोर्स करना आप बंद कर दो। हुँ। पहली बात तो ये जो आपको लॉस हो रहा है हाँ, 8,000 रुपए करेक्ट, का, करेक्ट। ये बंद कर दो, ये नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्ट प्रिंटर से छपवाओ, हुँ। दौड़-धूप करो। टर्न की सॉल्यूशन बनाई है आप हाँ, पूरा टर्न एंड टू की एंड। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब आप दौड़-धूप करिए। मुझे उन्होंने इसमें डाला कि आप दौड़-धूप हुँ, करिए। हुँ, आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्री के बारे में, कागज़ कितने का आता है, कागज़ कौन-कौन से कागज़ आते हैं, इस कागज़ का नाम क्या है, कागज़ कैसे खरीदा जाता है, नेगोशिएशन कैसे की जाती है, प्रिंटिंग क्या होती है, ये वो सारी चीज़ें। कवर डिज़ाइनरिंग क्या है, ये है, वो है। तो वो सब मैंने किया। मतलब उन्होंने प्रोसेस मेरे पूरा को आपने हाँ, समझ लिया। उन्होंने मेरे को सारा प्रोसेस में हेल्प किया, सारा प्रोसेस समझ लिया। फिर मैंने उनसे बोला कि यार अब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ आर्किटेक्चर को छोड़ने के लिए। मैंने आर्किटेक्चर छोड़ दिया। आर्किटेक्चर छोड़ने के बाद में मैंने एनी बुक के ऊपर फोकस कर लिया। हुँ, एनी एनी बुक के ऊपर फोकस कर लिया तो फिर हम लोग जो है साथ में काम करने लगे। वो अपना अंजुमन प्रकाशन अलग चलाने लगे, हम अपना एनी बुक अलग चलाने लगे। मैं अपना एनी बुक अलग चलाने लगा। फिर जो है 16 से लेके 19 तक हम लोगों ने साथ में काम करा, हुँ, 3 साल पब्लिशिंग में। पब्लिशिंग में। हुँ, हुँ, इन बिटवीन हम लोगों ने अब हम इसको फॉर्मलाइज़ करने के उसमें आ गए। हम लोग इसमें आ गए कि यार ये हम मैंने वीनस केसरी को पूरा समझ लिया। वीनस केसरी ने पराग अग्रवाल को पूरा समझ लिया। हुँ, मैं वो पू मेरे को ये समझ में आ गया कि यार क्रिएटिव साइड पूरा देखने वाला बंदा मैं हूँ। हुँ, और पब्लिशिंग का उनका होल्ड है। पब्लिशिंग का वो सारा पूरा मतलब बिज़नेस साइड पूरा सँभालने वाला बंदा ये है। तो हमने 2019 में एक कंपनी शुरू करी, रेड ग्रैप बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। रेड ग्रैप। तो पराग भाई आप बता रहे थे 2019 में रेड ग्रैप बुक्स। हाँ, 2019 में हमने रेड ग्रैप बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी शुरू कर ली थी। ओके, फ़ॉर्मलाइज़ कर लिया हमारे रिलेशनशिप को हमने। कोर्टशिप हमारी हो गई थी। ओके। फिर अब ये मैरिज हो गई थी। तो ये मैरिज रही। अब ये है कि 2019 में जब हमने शुरू किया जी, रेड ग्रैप बुक्स प्राइवेट लिमिटेड को, तो हमने कहा कि यार इसमें सब कुछ अब डाल लेते हैं। ओके। एन हमने अंजुमन प्रकाशन उसमें डाल लिया, हाँ, हाँ, हमने एनी बुक उसमें डाल लिया ओके, और हमने एक नया इम्प्रिंट शुरू किया रेड ग्रैप बुक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ओके, जो कि कंटेंट ओरिएंटेड पब्लिशिंग इम्प्रिंट था। ओके। उसमें हम लोगों का ये था कि हम इसमें मतलब जो बुक्स पब्लिश करेंगे वो पैसा नहीं लेंगे पब्लिशिंग करने का। मतलब पब्लिशिंग में 2 चीज़ें होती है, एक ट्रेडिशनल पब्लिशिंग होती है और एक सेल्फ सेल्फ पब्लिशिंग। पब्लिशिंग होती है। तो अंजुमन प्रकाशन और एनी बुक जो है वो सेल्फ पब्लिशिंग इम्प्रिंट है। ओके, तो उसके अलावा हमको ये था कि यार ट्रेडिशनल पब्लिशिंग अपने को शुरू करनी है। ओके। तो वो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हमने शुरू कर ली थी रेड ग्रैप बुक्स प्राइवेट लिमिटेड में, रेड ग्रैप बुक्स इम्प्रिंट के नाम नाम से, उसी उसी इम्प्रिंट में। हुँ, आज भी हम लोग रेड ग्रैप बुक्स प्राइवेट लिमिटेड में बुक पब्लिश करने का पेमेंट किसी ऑथर से नहीं लेते नहीं हैं। लेते हैं। वो कंटेंट ओरिएंटेड पब्लिशिंग होती है जिसका कंटेंट बहुत अच्छा हो। और हम लोग रेड ग्रैप बुक्स में वही किताबें पब्लिश करते हैं जो जिसके ऊपर फ़िल्म बन सके, वेब सीरीज़ बन सके, अच्छा, है ओके। ना? तो ये सिलेक्शन हाँ, हाँ, क्राइटेरिया हाँ। है आपका। सिलेक्शन क्राइटेरिया है ये। ओके, उसमें हर कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं पब्लिश होती। ओके। पोटेंशियल होना चाहिए, मैन्युस्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, वेल एडिटेड होनी चाहिए, सो यू वेल हैव प्रूफ रेड होनी चाहिए। रिव्यूअर्स और आप खुद ही रिव्यू करते हैं या रिव्यूअर्स हैं या रिव्यूअर्स हैं, जो बोलते हमारी हैं? इन हाउस टीम है। ओके। हमारी इन हाउस टीम देखती है कि प्रॉपर्ली प्रूफ रीड की हुई है किताब या नहीं है, हुँ, प्रॉपर्ली एडिटेड है या नहीं है। हुँ, हुँ। वो सब कुछ वीनस जी देखते हैं। तो ये तो एक तरीके से पूरा बुक पढ़ना यही एक प्रोसेस रहता होगा, हर एक एंगल से? नहीं, 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 जैसे इसमें एडिटिंग के एंगल से, नहीं, प्रूफ नहीं, नहीं, रीडिंग नहीं, के एंगल से? इसमें नहीं। इसमें क्या रहता है कि हम लोग सैंपल चैप्टर्स मँगा लेते हैं। हुँ, पहले 2-3 सैंपल चैप्टर्स मँगा लेते हैं ओके, और सैंपल चैप्टर्स जो है वो अपने रिव्यूअर्स से हम उसको रिव्यू करवा लेते हैं। ओके। हमारे जो इन हाउस टीम है रिव्यूअर की, हुँ, वो हमारा जो एडिटोरियल है जिसको रिव्यूअर तो नहीं बोलेंगे, एडिटोरियल बोलेंगे उसको, पब्लिशिंग की लैंग्वेज में चूँकि। हुँ, तो हुँ, हमारा एडिटोरियल उसको पहले रिव्यू कर लेता है ओके। और एडिटोरियल उसको जो है रिव्यू करके बताता है कि अब इसमें बुक पब्लिश होगी या नहीं होगी, हुँ, एडिटिंग की इसमें ज़रूरत है, नहीं है, प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत है, नहीं है, वो सारी चीज़ें बताते हैं। और उसके बाद में फिर ये तय करते हैं कि हम इस किताब को पब्लिश करेंगे या या नहीं नहीं करेंगे। करें? ये पब्लिशिंग का प्रोसेस है रेड ग्रैप बुक्स का। ओके, तो ये हमने पब्लिशिंग शुरू कर ली थी। ओके। उस 2-1 साल हमने उसको पब्लिशिंग को किया, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग को किया, फिर कोविड वगैरह आ गया। हुँ, कोविड में थोड़ा-सा सेटबैक वगैरह हुआ पब्लिशिंग के उसमें। तो चूँकि हमारा सेल्फ पब्लिशिंग भी साथ में चल रही थी, हुँ, तो वो चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। उसके बाद में हमने इसको कोविड के बाद जब हमने देखा
कि अब ये तब तक शार्क टैंक वगैरह आ गया था, थोड़ा-सा ये हो गया था कि स्टार्टअप भी कम्युनिटी थोड़ी मोमेंटम बनते जा रहा था। मोमेंटम बन रहा था, स्टार्टअप भी शुरू हो गया था, चीज़ें आ गई थी। स्टार्टअप तो बहुत पहले से हालाँकि शुरू हो गया था फ्लिपकार्ट के टाइम से ही और उस तरह से ही। लेकिन चूँकि मैं जॉब में था और हम लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी और इतने बड़े-बड़े फिगर्स भी हमने कभी नहीं सुने थे कि मिलियंस, बिलियंस जो अब बातें हो रही है वो सब। तो वो सब अब मतलब स्टार्टअप भी इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अपनी पकड़ बना रहा है धीरे बना रहा था उस टाइम उस टाइम पे। 20-21 के टाइम पे। उस टाइम पे ही कोविड भी आ गया था। तो शार्क टैंक जब आया तो फिर उसने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया हमारी लाइफ के अंदर अच्छा। कि हम लोगों को समझने का मौका मिला कि इतने बड़े-बड़े फिगर्स कैसे होते हैं, आईपी क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता वैल्यूएशन क्या होती है, मतलब उसके भी 2 साइड हैं। एक तो ये कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री क्या है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री में आईपी की क्या वैल्यू है, है? हुँ। प्रोज़ क्या है, प्रोज़ की क्या वैल्यू है, पोएट्री क्या है, पोएट्री की क्या वैल्यू है, वैल्यूएशन की गेम क्या है, रेवेन्यू की गेम क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, लॉसेस क्या है, एबिटा क्या होता है, ये वो फलाना-ढिमका, सब अपने को समझ में आने लगा। हुँ। तो अब ये जब समझ में आ रहा है, इन बिटवीन हम लोग बुक टू स्क्रीन के इवेंट्स वगैरह भी हम लोगों ने अ, अटेंड करने शुरू कर दिए थे बीइंग अ पब्लिशर। ओके। रेड ग्रैब बुक्स को हम लोग लेके जाने लगे हुँ। कि यार इन कहानियों के ऊपर फ़िल्में बने ये वो, क्योंकि वो मेरे मेरे ज़हन में तब से थी वो बात, जब मैं पहले टाइम अंजुमन प्रकाशन के स्टॉल पे गया था। तब से मेरे दिमाग में ये बात थी, बहुत सारी कहानियाँ मैंने देखी, अंजुमन प्रकाशन की पढ़ी थी, वो सब देखा था। तो ये मेरे को शुरू से क्लियर था कि बुक टू स्क्रीन में तो मुझे जाना है, कभी हुँ। न कभी तो मेरे को लेके जाना है इसको। बट बिफोर दैट आई वांटेड टू अ, चेक आउट द पब्लिशिंग इंडस्ट्री फर्स्ट, हुँ। क्योंकि मैं बेस से काम बेस शुरू करना हाँ, चाहता था। बेस क्लियर करना था बेस पूरा। क्लियर करना था, मुझे समझना था कि ऑथर्स का माइंडसेट क्या होता है, ऑथर क्या सोचते हैं, पब्लिशर्स क्या सोचते हैं, जी। इंडस्ट्री हुँ, कैसे हुँ। काम करती है, इसमें प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ वगैरह कैसे हैं, क्या है इंडस्ट्री। वो सब चीज़ें देखी मैंने, रेड फिर ग्रैब में ये पूरा आपको पूरा सेटअप मिल गया सब मिल गया कुछ सब। हमको, सारा सारा आ गया समझ में। उसके बाद में ये हुआ कि जब हमने इवेंट्स अटेंड करने शुरू किए, मामी के जब इवेंट्स अटेंड किए, हुँ, मामी वर्ड टू स्क्रीन इवेंट अटेंड किया 2019 का। वहाँ पर हमको समझ में आया कि बुक टू स्क्रीन में काम किस तरह से हो सकता है। हुँ। ये भी एक वेन्यू है क्या पोटेंशियल है कि उसके क्या अंदर? पोटेंशियल है, राइट्स कैसे बेच सकते हैं हम लोग, हुँ। है ना? स्क्रीन एडेप्टेशन राइट्स क्या होते हैं? किसी कहानी की क्या वैल्यू होती है? स्क्रीन प्ले क्या होता है? बाउंड स्क्रिप्ट क्या होती है? लॉग लाइन क्या होती है? सिनॉप्सिस क्या होती है ना? डायलॉग्स क्या होते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में अब वो जो सारी पूरी पब्लिशिंग की तैयारी थी, अब ये पूरी एक अलग नई तैयारी थी, बुक टू स्क्रीन की तैयारी, हुँ। कि हमको अब इसको नए ज़रिए, क्योंकि हो क्या रहा था कि मेंटोरशिप नहीं मिल पा रही थी। अभी भी नहीं मिल पा हुँ। रही है जैसी मेंटोरशिप चाहिए, जो कि हम लोग पिछले 3-4 मतलब पिछले 2 साल से हम लोग तलाश कर रहे हैं कि यार कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए, जो हमारे स्टार्टअप में हमको मेंटोरशिप दे दे अच्छे एक से। दिशा प्रॉपर जो एक दे। दिशा दे दे कि किस तरह से काम करना है ये वो। लेकिन फिर वो करते-करते जो है वो होता है ना कि करते-करते खुद ही सीख लिया, हुँ। है ना? आउट ऑफ तो एक्सपीरियंस ही आउट आपको ऑफ कॉन्फिडेंस आ एक्सपीरियंस ही गया है। आ गया, कॉन्फिडेंस और समझ में आ गया कि यार काम कैसे करना है ये वो। अच्छा, बुक टू स्क्रीन एडेप्टेशन स्पेस में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे या कर रहे हैं, दे डोंट नो द लिटरेचर इंडस्ट्री टू वेल, ओके, सो यू हैव कॉम्पिटिटर्स? नॉट मच, नॉट मच। 2 और 3 कॉम्पिटिटर्स, और वो भी 2 कॉम्पिटिटर्स मेजरली। ओके। बट उनको भी हम लोग मेजरली अपना कॉम्पिटिटर इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली दूसरे काम भी कर रहे हैं अपने साथ में। ओके। क्योंकि उनका और वो कन्वेंशनल कर रहे हैं। ओके। और वो जिस सेगमेंट को बिलॉन्ग करते हैं या करना चाह रहे हैं, जो उनका टारगेट है, वो कुछ और टारगेट है, ओके। और हमारा जो टारगेट है वो कुछ और टारगेट है। वो एंटरटेनमेंट डोमेन की इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं हुँ। और हम पब्लिशिंग इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो ओके। ये एक बहुत मेजर फ़र्क है। हुँ। वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और हम कुछ अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हमारा कुछ अलग पर्पज़ है, हमारा तो हम लोगों के पर्पसेज़ डिफरेंट हैं। इसलिए मैं उसको बहुत कॉम्पिटिटर भी नहीं बोलता हूँ या देखता हूँ उस निगाह से कि वो कोई हमारे कॉम्पिटिटर है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर वो एक एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउस बन गए, हुँ। जो कि जिस प्रोसेस में वो हैं, हुँ। तो वो हमारे बायर हो जाएँगे। करेक्ट। राइट? करेक्ट। तो और हैं हमारे बायर उस वो। लिहाज से वो उस लिहाज कॉम्पिटिशन से वो नहीं कॉम्पिटिशन में नहीं है। नहीं है। अब वो भी अभी 2 चीज़ कर रहे हैं। एक प्रोडक्शन हाउस है हुँ। और एक बुक टू स्क्रीन है।
हुँ, और बुक टू स्क्रीन भी वो जो कर रहे हैं, उनका कस्टमर सेगमेंट बिल्कुल अलग है। हुँ, और वो जो है वो टेक्नोलॉजी को बेस करके कोई ऐप बना करके उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। वो एक कन्वेंशनल वे में काम कर रहे हैं। हुँ, और अब ज़्यादा फ़ोकस उनका जो है फ़िल्म मेकिंग को लेकर के है हुँ, या फ़िल्मों को लेकर के है। और ओके, हमारा जो फ़ोकस है, ऑथर को एजुकेट करना है। हुँ, हमको ऑथर को ओके, ये बताना है कि लॉगलाइन क्या होती है। हुँ, हमको ऑथर को ये बताना है कि सिनॉप्सिस क्या होती है, हुँ, एपिसोडिक ओवरव्यू क्या होता है, द वर्ल्ड क्या होता है, हुँ, डायरेक्टर्स नोट क्या होता है ना? ये सब चीज़ें हमको बतानी है हमारे ऑथर को। उसको बताना है कि पिच बाइबल क्या होता है। हुँ, ऑथर को तो ये ही नहीं पता है कि लॉगलाइन क्या होती है। बहुत सारे ऑथर्स ऐसे ऑथर्स हैं। होते हैं। हुँ, तो हम वो नहीं करना चाहते कि अच्छा तुम तुमको लॉगलाइन नहीं पता? हटो यहाँ से। हुँ, ये हम ये नहीं करना चाहते। तो हम उसको बताना चाहते हैं कि अच्छा आपको लॉगलाइन नहीं पता? देखिए ये लॉगलाइन होती है। हुँ, वी आर देयर ठीक टू है? एजुकेट यू। वी आर देयर टू एजुकेट देम। ठीक है? क्योंकि हम लोग इतने सालों से पब्लिशिंग इंडस्ट्री में हैं और पब्लिशर्स ऑथर्स के साथ में हम लोग डील करते हैं, आज भी कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने रेड ग्राफ बुक्स बंद कर दिया है, रेड ग्राफ बुक्स तो हम आज भी चला रहे हैं। और ऑथर्स ही हमारे हमारे क्लाइंट्स भी हैं और ऑथर से ही हम हैं और हमसे ही ऑथर्स हैं। हुँ, सो हाउ डिड दिस आइडिया ऑफ बुकटेनमेंट जनरेट कैसे मतलब इसमें मतलब बुकटेनमेंट ऐसे जनरेट हुआ कि जब हम मामी वर्ड टू स्क्रीन में गए हुँ, हुँ, और इफ़ी में बुक टू बॉक्स ऑफिस हमने अटेंड किया, ओके, तो हमको ये समझ में आया कि इसमें गैप बहुत है। लिटरेचर डोमेन में और एंटरटेनमेंट डोमेन में बहुत बड़ी गैप है। हुँ, हुँ, और इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए ऑर्गेनाइज़्ड मैनर में कोई स्टार्टअप नहीं है, जो ओके, ऑर्गेनाइज़्ड मैनर में काम कर रहा हो और ऑथर्स के वेलफेयर और पब्लिशर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहा हो। ओके, तो वहाँ से वो आइडिया जनरेट हुआ, मैंने और हुँ, वीनस ने हमने इसको कल्टीवेट किया इस आइडिया को और इसको जो है फिर लेके आए कि अब हम एक वेबसाइट बनाएँगे। हमने एक वेबसाइट बनाई, हुँ, हुँ, उसमें हमने बायर प्लेस और हमने एक मार्केट प्लेस बनाया, मार्केट प्लेस बनाया। जिसमें हम लोगों ने बायर और सेलर को जोड़ने के लिए काम शुरू किया। हुँ, हुँ, और हमने बायर साइड पे जो है 3-4 एक्सपीरियंसेस बुक टू स्क्रीन इवेंट्स के हो चुके थे, फिज़िकल इवेंट के हो चुके थे। हुँ, हुँ, तो हमने कहा कि यार जब ये फिज़िकल इवेंट साल में 1 बार होते हैं, हुँ, हुँ, है ना? और अलग-अलग कंपनीज़ कर रही हैं बिट्स एंड पीसेस में, तो अगर क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट हो कि 24 घंटे चले, 24/7 चले, 365 डेज़ चले और जो लोग इसमें नहीं आ पाते हैं इन इवेंट्स में, वो इस वेबसाइट के थ्रू एक-दूसरे से बात कर सकें, कनेक्ट कर सकें। हुँ, ये भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल, हमने बिल्कुल। रीच आउट करने की कोशिश की, हमने हमने हमारा प्रोफ़ाइल बताया, हमने रीच आउट करने की कोशिश की, हमने स्टूडियो वायाकॉम को रीच आउट किया, हमने रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट को रीच आउट किया, हमने बानीजे एशिया को रीच आउट किया। सो छोटे-छोटे प्रोडक्शन हाउसेस जो शॉर्ट फ़िल्म्स बना रहे थे, जो मिनी सीरीज़ बना रहे थे, को-प्रोडक्शन में काम कर रहे थे, उन सब लोगों को रीच आउट किया कि साहब हमारे पास में पब्लिशर्स हैं, हुँ, हमारे पास में कहानियाँ हैं। हुँ, तो अगर हम इन कहानियों को आपको दें, तो आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि इसके ऊपर कंटेंट बनाने में। हुँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार बहुत अच्छा आइडिया है, हम तो वी आर ऑलवेज़ लुकिंग आउट फॉर द स्टोरीज़, न्यू स्टोरीज़ एंड ऑल। न्यू हुँ, स्टोरीज़ एंड और स्टोरीज़ तो नहीं है, स्टोरीज़ तो नहीं है मार्केट के अंदर, तो अगर आप ये काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा काम है और हमारे यहाँ का लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, हुँ, हमारे यहाँ की ज़मीन से निकला हुआ लिटरेचर, हुँ, उस लिटरेचर से अगर हम कोई चीज़ बना सकें, वेब सीरीज़ बना सकें, फ़िल्म बना सकें, तो वो तो बहुत ही देसी होगा हुँ, और वो बहुत ही रूट्स को कनेक्ट करेगा, जुड़ेगा चीज़ों को। हुँ। जोड़ेगा चीज़ों को, तो आपके पास तो बहुत अच्छा कंटेंट है और ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये तो एक वो वैलिडेशन, एक आइडिएशन की वैलिडेशन तो हमको हमारे बुकटेनमेंट बायर का से एक मिल गई थी। एक हाँ, ठोस आधार आपको मिली है कि हाँ, ये वर्कआउट कर ये सकता है, वर्कआउट किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने उसको वर्कआउट करना शुरू कर दिया और वरना अगर इस आइडिया की वैलिडेशन नहीं होती या अगर ये आइडिया या प्रोडक्ट मार्केट फिट अगर ये नहीं होता हमारा आइडिया या हमारे बुकटेनमेंट अगर नहीं होता, तो आज रेड चिलीज़ को क्या पड़ी है कि बुकटेनमेंट जैसी नई कंपनी के साथ में जुड़े। राइट, क्योंकि राइट, पराग अग्रवाल और बुकटेनमेंट और ये कौन है रेड चिलीज़ के लिए? रेड चिलीज़ तो इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। करेक्ट, या करेक्ट। स्टूडियो वायाकॉम है या एमएक्स प्लेयर है। एमएक्स प्लेयर हमारा ऑनबोर्डेड प्लेयर है, ऑनबोर्डेड बायर है हुँ, ना? अजय देवगन फ़िल्म्स हमारा ऑनबोर्डेड बायर है। हुँ, तो काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स ऑनबोर्डेड हैं हमारे साथ में। दृश्यम फ़िल्म्स हमारा ऑनबोर्डेड प्लेयर ओके, है ना? सो उस ग्रेट। तरीके का ट्रैक्शन है हमारे पास में। तो ओएमएल हमारा ऑनबोर्डेड प्लेयर है, ओके। ओनली मच लाउडर। हुँ, हुँ, सो
अभी हम लोग मिले थे तो अभी उन्होंने बोला कि कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने पसंद किए हैं, हम्म नाम तो नहीं डिस्क्लोज कर पाऊंगा प्रोजेक्ट्स के, हम्म बिकॉज ऑफ वो एनडीए वगैरह साइन एनडीए किया हुआ है। राइट राइट ट्रू तो ट्रू वो जो है उनका इंटरेस्ट है उस प्रोजेक्ट में कि आप कराइए इसका स्क्रीन प्ले। हम्म तो उनके स्क्रीन प्लेस के ऊपर काम चल रहा है, सो वो आइडिएशन वहाँ से आया बुक पेमेंट का। बुकटेनमेंट अगर मैं इसको डिबक करूं या डिग इन करूं तो बुकटेनमेंट इज बेसिकली good source, a good platform for anybody who wants to get into screenwriting space, yeah, anybody who has written a book which has potential, जिसमें potential है एक फिल्म बनने का, हम्म। तो वो बुकटेनमेंट को जुड़ना चाहिए। हाँ, कोई भी ऐसी बुक जिसमें पोटेंशियल हो उसको फिल्म में आने का, हम्म उसको बुकटेनमेंट से जुड़ना चाहिए, चाहे वो पब्लिशर हो, हम्म चाहे वो ऑथर हो, चाहे वो लिटरेरी एजेंसी हो हम्म बी2बी में, चाहे वो कोई मार्केटिंग मार्केटिंग एजेंसी हो, हम्म जैसे बुक नर्ड्स करके एक मार्केटिंग एजेंसी है, बड़ी मार्केटिंग एजेंसी है। हम्म वो हमारी ऑनबोर्डेड पार्टनर है, हमारे साथ में एसोसिएट पार्टनर है हमारी ओके सेलर साइड पे। ओके अनिकेत जी करके एक ओनर है, हम्म ऑथर सिंह पब्लिकेशन करके पब्लिकेशन हाउस है, हम्म वो हमारे ऑनबोर्डेड प्लेयर हैं। ललिता रविंद्रन करके एक लिटरेरी एजेंट है, फर्स्ट फोरेज नाम से उनकी बड़ी लिटरेरी ओके एजेंसी है। हाँ बहुत अच्छा काम करते हैं वो। वो हमारे ऑनबोर्डेड प्लेयर हैं, ओके तो ऑनबोर्डेड एसोसिएट हैं। तो कोई भी हमारे साथ में जुड़ सकता है, बस उनको जो है उनकी कहानी अच्छी होनी चाहिए। वो एक है बेसिकली जो एक बेंचमार्क है। एज ए इंडिविजुअल आपको क्या इंस्पिरेशन है? आप राइटर भी रहे हैं, आपका एक दौर रहा है जो अभी हुँ, हमने बात करी थी जी, थोड़ी जी। देर पहले जी, कि आपने गज़लें लिखी हैं, जी, पढ़ी हैं, जी, ग्रामर भी सीखी, जी, लोगों से भी मिले जी। और अब आप राइटिंग स्पेस में हो जो कि टुवर्ड्स फ़िल्म है, टुवर्ड्स फ़िल्म राइट, मेकिंग है। राइट, ओके, मे नॉट बी द एग्ज़ीक्यूटिव प्रोडक्शन राइट, बट सर्टेनली यू आर कनेक्टेड इन दैट नेटवर्क। सो राइट। कभी एक अंदर का राइटर जागता है, एज़ अ राइटर जो बोलता है यार मैं भी कुछ बड़ा लिख सकता हूँ या मुझे लिखना चाहिए क्योंकि इतनी सारी कहानियाँ आपके सामने से रोज़ गुज़रती हैं, हाँ, तो एक तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो हम कहानियों को जीते भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको कभी ऐसा मन में आता है कि लिखना चाहिए? मैं जो है वैसे मैं प्रोज़ तो नहीं लिखता हूँ। ओके। मेरे ज़हन में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, हाँ, हाँ। कुछ कहानियाँ हैं जो मेरे अपने ज़हन की कहानियाँ हैं, वो आती रहती हैं ज़हन में, ओके, लेकिन मैं उसको कॉन्सेप्ट फ़ॉर्मेट में लिख के रख लेता हूँ। ओके, और अभी मैं पहले बुकटेनमेंट को एस्टैब्लिश करने में लगा हुआ हूँ। ओके। अभी पहले मैं इसको एस्टैब्लिश करूँगा, हुँ, हुँ। कुछ कहानियाँ हमारी पर्दे पे आ जाएँ हुँ, हुँ। और हमारे जो पाँव हैं वो मज़बूत हो जाएँ इंडस्ट्री में, हुँ, हुँ। और हम लोग उसको अच्छे से एस्टैब्लिश कर लें। हुँ, हुँ। उसके बाद में फिर मैं अपनी चीज़ों को या अपनी कहानियों को एज़ ए राइटर या एज़ एज़ अ स्क्रीन राइटर या एज़ अ स्टोरी राइटर हुँ, हुँ। या मे बी इन द फ्यूचर एज़ अ डायरेक्टर, आई मे सी माई सेल्फ इन दिस अरीना ऑफ एंटरटेनमेंट। ओके। जिस तरीके से अगर हम बात करें थोड़ा एग्जाम, मतलब इसको अगर मैं बता दूं, अभिषेक बनर्जी कास्टिंग बे के जो ओनर हैं, हाँ। वो ही वांटेड टू बी द एक्टर, हुँ, राइट, बट उन्होंने कास्टिंग बे पहले शुरू किया हुँ। और उसके बाद फिर उन्होंने, अब वो एक्टर भी हैं, कास्टिंग बे भी चला रहे हैं। राइट। सो मेरा भी वैसा ही कुछ रहेगा। ओके, सो वी मे सी पराग अग्रवाल एज़ अ डायरेक्टर मे बी ऑफ फिल्म बाय इन द फ्यूचर में भी, या ओके, ओके। इट, वो तो डेस्टिनी है, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। नहीं, वो उसमें बोलते हैं, हमारे कल्चर में बोलते हैं, जब भी कुछ अच्छा हो, तो हो सकता है कि शायद सरस्वती आपके ज़बान पे हाँ। बैठी हो, तो तथास्तु। म्यूज़िक से भी आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है, हम जी, बात कर रहे थे बीच में, जी। तो आप सुनना ही पसंद करते हैं या कुछ प्ले भी करते हैं? नहीं, मैं प्ले कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सुनना पसंद करता हूँ। ओके, सो कलेक्टिबल्स हैं आपके पास? कलेक्टिबल्स है मेरे पास में, कलेक्शन है, म्यूजिक का बहुत अच्छा कलेक्शन है मेरे पास में। ओके, क्या जी। सुनना पसंद करते हैं आप? मेरे जो म्यूजिक सुनने की रेंज है वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां से लेके ओके, और बादशाह तक है। गुलाम अली खां से बादशाह तक। बादशाह तक है, मैं सब सुनता हूँ, तो बड़ा सब ही कुछ आपका जो सुनता हूँ। ट्रैजेक्टरी है म्यूज़िक का वो बहुत बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। बहुत वाइड है। ओ इंग्लिश भी है उसमें, इंग्लिश भी है उसमें? इंग्लिश भी है उसमें। ओके, इंग्लिश बहुत डीप नहीं है, ओके। लेकिन इंग्लिश क्लासिक्स तक तो सुनता हूँ मैं। आपके पास जनरली किताबें आती हैं जो आप बुक टू स्क्रीन करते हैं हुँ, बेसिकली हुँ, बुकटेनमेंट में, जो आपका मकसद है। सो जो बडिंग राइटर्स हैं, हुँ, उनको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्या नसीहत देना चाहेंगे आप, हुँ। पर
किस एंगल से, अगर किसी की बहुत बार ऑथर्स होते हैं जो बोलते हैं ना, मैं बुक लिख के ही संतुष्ट हूँ, मुझे बुक ही लिखना है। हम्म ओके। कुछ होते हैं जो भाई मुझे किताब लिखना है, पर हाँ शायद हम्म कहानी लिखना है, हम्म किताब के माध्यम से चले जाए तो ठीक है, नहीं तो फ़िल्म के माध्यम में चले जाए तो वो ठीक है। तो आप हम्म। उनको क्या एक गाइडेंस या क्या एक चीज़ बताना चाहेंगे कि भाई लिखते समय आप क्या ध्यान मैं देना चाहिए? लिखते समय ये ध्यान देना चाहिए कि वो कहानी जो हो ना, वो आपकी रूह से निकली हुई कहानी होनी चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहानी जो है वो आपको लिखना सिर्फ इसलिए है हुँ, क्योंकि अब आपने बहुत पैसा कमा लिया है हुँ, और मेरे को जो है समाज में ये भी तो बताना है कि मैं लेखक हूँ, हुँ, है ना? या मैं लिखता हूँ कहानियाँ, आई एम अ राइटर ऑल्सो, हुँ। और इसलिए सिर्फ मैं लिख रहा हूँ। तो ये गलत है। तो तो वो कहानी काम नहीं करेगी, हुँ, है ना? क्योंकि वो आपके अंदर से निकली हुई कहानी नहीं है। ट्रू। कहानी आपके अंदर से निकली हुई होनी चाहिए। आप ऊपरी तौर पे करने की कोशिश कर रहे हैं हाँ, उसको। आप क्योंकि वो ऑनेस्टी नहीं है ना उसके अंदर तो। हुँ, क्योंकि आपका पर्पज़ क्या है? आपका पर्पज़ ये है समाज में अपने आप को बतौर लेखक एस्टेब्लिश करना, ये आपका पर्पज़ हुँ, है ना? आपका पर्पज़ अच्छी कहानी लिखना नहीं है, हुँ, और वो राइट। है ही नहीं, मतलब आपका आप पर्पज़ ही नहीं पीआर है के वो। लिए लिख रहे हो, पीआर के लिए लिख रहे हो, रीडर्स के लिए नहीं। रीडर्स के लिए नहीं लिख रहे हो, या भले ही रीडर्स के लिए भी मत लिखिए आप। हाँ, हाँ। मैं तो कहता हूँ कि रीडर्स के लिए भी मत लिखिए। मैं तो कहता हूँ कि आपके अंदर का जो ख़्याल है, जो पल रहा है और जन्म ले रहा है, एक कहानी की सूरत वो ले रहा है, तो वो कहानी जो है ना, वो आपके अंदर से निकलनी चाहिए, वो ख़्याल आपका होना चाहिए कि ये मेरा ओरिजिनल ख़्याल है और मैं इस पे यार कहानी लिखना है यार, मेरे को ये कहानी तो लिखना है यार, ये ख़्याल मेरे को आ गया ज़हन में हुँ, और ये मुझे लिखना है। मतलब ये है कि आपको आपको बेबी करना है, ठीक है? लेकिन आपको बेबी इसलिए नहीं करना है कि समाज में लोग ये समाज ना कहने लगे कि यार इसको बेबी नहीं हो रहा राइट, राइट। है ना? इसलिए बेबी नहीं करना है। बेबी इसलिए करना है क्योंकि मुझे माँ बनना हाँ, है करेक्ट। ना? तो वो वाला बात है। सही कहा आपने। एक पराग भाई, एक दिली इच्छा थी, क्योंकि आप गज़ल लेखक भी जी, जी। हैं, लिखते भी हैं, जी, पढ़ते भी हैं। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट भी किया, जैसे आपने बताया था। जी, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। जी, तो जावेद साहब की एक किताब है, जी। और मेरी गुज़ारिश है कि अगर उसमें से एक छोटी नज़्म अगर आप पढ़ दें, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ज़रूर, ज़रूर। जो जावेद नज़्म साहब आपको की अच्छी लगे वो आप उसमें से देख के बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जावेद साहब की एक कुछ। नज़्म मैं ज़रूर आपके लिए पढ़ता हूँ। जावेद साहब की ये नज़्म है, वो कमरा याद आता है। मैं जब भी ज़िंदगी की चिलचिलाती धूप में तपकर मैं जब भी ज़िंदगी की चिलचिलाती धूप में तपकर मैं जब भी दूसरों के और अपने झूठ से थककर मैं सबसे लड़ के खुद से हार के जब भी उसी कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबां कमरा, जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे। ये क्या आदत है? जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम, वो कमरा याद आता है। दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला, वो शीशम का दरवाजा, कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में शफकत के समंदर में छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके हाथ वो जुड़वा बहन, उसकी वो दोनों दोस्त थीं मेरी, वो एक गुस्ताख मुंहफट आईना जो दिल का अच्छा था। वाह! वो बेहंगम बढ़िया। सी अलमारी जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तनबीह करती थी। वो एक गुलदान नन्ना सा बहुत शैतान उन दोनों पे हंसता था। दरीचा या जहानत से भरी एक मुस्कुराहट और दरीचे पर झुकी वो बेल, कोई सब्ज कोई सब्ज सरगोशी किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतजिर उस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिराने नींद का साथी थकन का चारागर, वो नर्म दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में
न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थी वो छोटी मेज पर, और सामने दीवार पर आवेज़ां तस्वीरें मुझे अपनाइयत से और यकीन से देखती थीं, मुस्कुराती थीं। उन्हें शक भी नहीं था, एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊँगा। मैं एक दिन यूँ भी आऊँगा कि फिर वापस ना आऊँगा। मैं अब जिस घर में रहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ, वो कमरा बात करता था। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मैंने पहले पढ़ी हुई है, तो जिस तरीके से आपने इसका रिसाइटेशन किया है, जी। तो एक फीलिंग अलग ही आती है अंदर से कि पढ़ना और ऐसा पढ़ना कि लोगों को सुनना पसंद ना, जी। ये दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। ये दोनों फ़र्क हो जाता है। जी। तो ब बहुत-बहुत थैंक यू। आपने हमारी रिक्वेस्ट थैंक पर यू ये आपको सुनाई सुनाई। थैंक यू। फ्रॉम डीप ऑफ आवर हार्ट्स फ्रॉम द डिफर टीम थैंक यू। कि आपके टाइटल्स भी बढ़े बहुत ज़्यादा थैंक यू। पब्लिशिंग में, थैंक यू। और जल्दी हमको स्क्रीन पर आपकी कोई किताब रुपेले पर्दे पर दिखे, बिल्कुल। और एक फ़िल्म, हुँ, इफ नॉट इन नियर फ्यूचर, हुँ, थोड़े समय बाद भी भाई हुँ। पराग अग्रवाल दिखे, ये मेरी भी एक दिलो तमन्ना है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ज़रूर काम चल भी रहा है, और बुकटेनमेंट के बारे में मैं थोड़ी और बातें आपको बताना चाहता था। बिल्कुल। वो कुछ इस तरह से हैं। बुकटेनमेंट में बेसिकली जो वेबसाइट है हमारी, अभी दिवाली के पहले-पहले हमारा ऐप भी आ जाएगा। हुँ, हुँ। तो ऐप के लेवल तक भी हम लोग आ गए हैं अब। हुँ, हुँ। टेक टीम काम कर रही है उसके ऊपर। और जितने भी पब्लिशर्स हैं, ऑथर्स हैं, और जो लोग हैं, लिटरेरी एजेंट्स हैं मार्केट में, हिंदी में, अंग्रेजी में, वो सब लोग बुकटेनमेंट से जुड़ें। जो भी फ़िल्म मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, स्क्रीन राइटर्स हैं, सभी के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ है सभी के लिए बुकटेनमेंट में। अपॉर्च्युनिटीज़ है बुकटेनमेंट, सभी लोग हमसे जुड़ें। और उसमें भी कंटेंट साइट के डायरेक्टर्स जो हैं वो लोग जुड़ें। नॉट वेरी टेक्निकल लोग उसमें नहीं जा रहे हैं हम लोग, हुँ, हुँ। कि डीओपीज़ को जोड़ रहे हैं या हुँ, हुँ। कोरियोग्राफर्स को जोड़ रहे हैं, वो हमारा फोर्टे नहीं है, वो हमारा फोकस नहीं है, कंटेंट हमारा फोकस है। तो कंटेंट को ही हम लोग फोकस रखेंगे उसमें। सो बेसिकली ये है कि हम जो कंटेंट को ऑनलाइन अवेलेबल कराते हैं, ऑथर्स के कंटेंट को, वो पिच बाइबल फॉर्मेट में होता है। ओके। तो जिन ऑथर्स को पिच बाइबल का नहीं पता है कि पिच बाइबल क्या होता है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम उनको सैंपल पिच बाइबल देंगे, हुँ, अपना सैंपल बना सकते हैं पिच बाइबल का। ओके। और हमारे चूँकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, आप लिस्ट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर अपना पिच बाइबल। हुँ, तो आप खुद ही पिच बाइबल बनाइए, उसको लिस्ट करिए। हम आपको सैंपल स्क्रीन प्ले देंगे। सैंपल स्क्रीन प्ले आप देखिए, गो थ्रू करिए क्या होता है। अगर आप खुद स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं, तो आप उस स्क्रीन प्ले को खुद लिखने का प्रयत्न प्रयास करिए, करें। हुँ, प्रयास करिए, कोशिश करिए। अगर आप लिख लेते हैं, हमारी टीम उसको रिव्यू करती है, तो बहुत अच्छी बात है। वो आपने अपनी किताब से खुद ही एक स्क्रीन प्ले खुद ही बना लिया। तो हुँ, आपकी किताब अब सिर्फ़ एक किताब नहीं है, आपके पास स्क्रीन प्ले भी है। करेक्ट। Go for dialogues also, try to write the dialogues also. हुँ, हुँ, So basically we want our authors to uh, educate themselves. हुँ, वो टेक अ स्टेप अपना अहेड। टेक अ स्टेप अहेड, 1 से 10 लेकर के आएँ वो अपने आप को, खुद भी मेहनत करें अपनी किताब पे। हम तो उनके साथ में करेंगे ही, हुँ, जो अवेयरनेस हमको आती जाएगी, वो हम अवेयरनेस आपको हमको जो पता चलता जाएगा, वो हम आपको बताते जाएँगे। और अगर मान लीजिए कि आपको लॉग लाइन नहीं लिखना आ रही है, या आपको सिनॉप्सिस नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लिखना है, आपने ये कर दिया कि भई मैंने कहानी लिख ली है, अब मेरे को पिच बाइबल आप बना के दे दीजिए। तो वो हम लोग पेड बेसिस पे हमारी टीम करती है। यू ओके। कैन पे अ, वेरी नॉमिनल अमाउंट, हुँ, हुँ, उसमें कोई बहुत प्रॉफिट मेकिंग नहीं वो है अभी अभी हमारा हुँ, हुँ। फोर्टे ये नहीं है हमारा कि हम मनी उसमें जो है मनी मनी ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं है, नहीं है अभी मनी एकदम। माइंडसेट नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि अभी चूँकि बूटस्ट्रैप्ड है और सारी चीज़ें हैं, तो एटलीस्ट जो है वो ब्रेक इवन पे चीज़ें रहे, और हमारी जो ऑथर्स की कम्युनिटी है, उन ऑ उन ऑथर्स को ये पता चले कि एग्ज़ैक्टली प्रोसेस क्या है फ़िल्म मेकिंग का, हुँ, और फ़िल्म मेकिंग क्या होती है। लॉगलाइन पता चले, सिनॉप्सिस पता चले, एपिसोडिक ओवरव्यू पता चले, डायरेक्टर्स नोट क्या है वो पता चले, पिच हुँ, बाइबल क्या है पता चले।
स्क्रीन प्ले क्या है, डायलॉग्स क्या है, बाउंड स्क्रिप्ट क्या है, तो ये सारे ये रिसोर्सेज सब उनको ये सब बुकटेनमेंट में ये सब मिलेगा। मिलेगा उनको। स्क्रीन राइटर क्या करता है, डायलॉग राइटर क्या करता है, बाउंड स्क्रिप्ट क्या होती है, ये सब हम उनको बताते हैं। और हम ये बताते हैं कि पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है। हुँ, हमारे पब्लिशर्स, हमारे ऑथर्स, लिटरेरी एजेंसीज, मार्केटिंग एजेंसीज, इन सब लोगों को ये पता चल जाए कि हाउ एग्जैक्टली इज द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग। ट्रू, ठीक है। राइट। एंड वो कहाँ पर हैं, ऑथर्स हमारे कहाँ खड़े हैं अपनी किताब लेके, हुँ, अपनी कहानियां लेके, पब्लिशर्स कहाँ खड़े हुए हैं, और फिल्म कैसे बनती है। ठीक करेक्ट। है। तो तो सॉर्ट ऑफ पूरा मैच मेकिंग है। पूरा मैच मेकिंग जो है, हुँ, इस पूरी मैच मेकिंग में बुकटेनमेंट का क्या रोल है, हुँ, बुकटेनमेंट क्या करता है, और आपको तैयारी कहाँ तक करनी है, और कहाँ पर आपका स्कोप ऑफ वर्क खत्म हो जाता है, हुँ, हुँ, और कहाँ से फ़िल्म मेकिंग का स्कोप ऑफ वर्क शुरू हो जाता है, हुँ, और बुकटेनमेंट यहाँ पे कहाँ स्टैंड करता है, हुँ, ये मैं आपको फटाफट 10 मिनट में बता देता हूँ। हुँ, हुँ, एक कहानी है हुँ, जो नॉवेल की शक्ल में है, हुँ, या शॉर्ट स्टोरी की शक्ल में है, या स्टोरी की शक्ल में है। ओके। 3 शक्लों में हो सकती है ये चीज़ें। हुँ, हुँ, या तो कहानी हो सकती है, मतलब लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी लॉन्ग फॉर्मेट हो स्ट सकता है, या फॉर्मेट हो शॉर्ट सकता है। स्टोरी फॉर्मेट हो सकता है, हुँ, या वो नॉवेल हो सकता है, या फिर कोई नाटक हो सकता हुँ, है ना? ड्रामा हो सकता है। हुँ, तो अगर कोई कहानी है, मतलब किसी भी फॉर्मेट में है, चाहे वो स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में ही क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बुक पब्लिश हुई ही हुँ। हो सकता है कि बुक अच्छा, पब्लिश नहीं हुई अनपब्लिश्ड हो, में भी। अनपब्लिश भी हो सकती है हुँ, वो, कमिंग सून हो सकती है, या हो सकता है कि कोई उसको छपवाना नहीं चाहता किताब के फॉर्मेट में, हुँ, और उसको सीधे फ़िल्म पे ही ले जाना चाहता है। हुँ। दैट कैन आल्सो बी, वो भी एक पोटेंशियल कंटेंट हो सकता है, अपॉर्च्युनिटी है वो भी। पोटेंशियल अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। हुँ, लेकिन मेरा उसमें सजेशन ये रहता है कि अगर आप उसको बुक फॉर्मेट में पब्लिश करा लेते हो, चाहे आप ट्रेडिशनल में करा लो, चाहे सेल्फ पब्लिशिंग में करा लो, ओके। या आप उसको चाहे ई-बुक के फॉर्मेट में ही करा लो, हुँ, आप हुँ, मत कराओ किसी पब्लिशर से, नहीं कराना आपको तो। उससे क्या होता है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, हुँ। किसी को बताने के लिए कि हाँ, मेरी बुक पब्लिश हो चुकी है, दैट यू ओन समथिंग। दैट यू ओन समथिंग एंड यू आर अ पब्लिश्ड ऑथर। हुँ, है ना? आप एक स्क्रिप्ट लेके घूम घूम रहे हो, एक वो अलग बात है, हुँ, और आप एक पब्लिश्ड ऑथर हो, ये आपको एस्टेब्लिश करती है एज़ अ ऑथर, हुँ, चाहे वो ई-बुक फॉर्मेट में ही हुँ, हो। हुँ, और आजकल पब्लिशिंग कराना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। पब्लिशिंग कराना बहुत आसान काम है, और पब्लिशिंग कराने से ऑथर्स जो डरते हैं, हुँ, उनको भी मेरा ये सजेशन है कि पब्लिशिंग कराने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हुँ। आपको ओके। पब्लिशिंग कराना चाहिए, और कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई चोरी कर लेगा, या ये हो जाएगा, या वो हो जाएगा, ये वो। इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं। इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चोरी करने वाला जो है वो तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? हुँ, वो तो आप, मतलब चोर का तो फिर कोई भरोसा ही नहीं है। हुँ, लेकिन इस डर से फिर आप, मतलब ऐसे तो अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर आप गाड़ी मत चलाओ। सही बात है। वो तो काम ही नहीं चलेगा ना उससे तो। ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा। तो आपको लिखना चाहिए, और लिखना भी चाहिए, और पब्लिश भी कराना चाहिए, हुँ, और बिना इस डर के कि इसको कोई चोरी कर लेगा। हुँ, ठीक है, चोरी कर लेगा ना, कोई बात नहीं, और लिख लेंगे। अपने को कौन-सी थॉट्स की कमी है, ऐसा। राइट। वो माइंडसेट होना चाहिए। ये जज़्बा तो अच्छा है। हाँ, ये होना चाहिए। और अगर आपको यही है कि मेरे पास तो यार एक ही कहानी है, और वो भी अगर कोई चुरा लेगा, तो मैं तो इसको नहीं लिखूँगा, तो ठीक है, फिर तो फिर अलग बात है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो ठीक है। फिर उसको नहीं कराना चाहिए पब्लिश। हुँ, तो वो है, तो आपको जो प्रोसेस है वो हमको समझाना है ऑथर को, हुँ, कि आपके पास एक कहानी है, और उस कहानी को आपको लेके जाना है स्क्रीन तक। हुँ, तो उसका पूरा प्रोसेस है, हुँ, ठीक है? उस प्रोसेस में स्क्रीन प्ले है, डायरेक्टर ऑनबोर्डिंग है, बिलो द लाइन बजट है, हुँ, कास्टिंग एजेंसी ऑनबोर्डिंग है, हुँ, प्रोडक्शन हाउस ऑनबोर्डिंग है, हुँ, और उसके बाद में फिर ओटीटी आ जाता है, और स्टूडियो आ जाता है, हुँ, ठीक है? तो ये पूरी हायरार्की है। हुँ, इस हायरार्की में सबसे ऊपर है ओटीटी। हुँ, ओटीटी और स्टूडियो, ये ओके। इस हायरार्की में सबसे ऊपर है, जो प्रोजेक्ट को कमीशन करते हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि स्ट्रीमिंग तो ओटीटी पे ही होनी है। करेक्ट। थिएट्रिकल रिलीज़ एक अलग कहानी, एक अलग पूरा वो हुँ, हुँ, मॉडल अलग है, ओके। जो कि डिक्लाइनिंग मॉडल है। और अभी एंटरटेनमेंट जो डोमेन है, वो खुद भी एक बहुत बड़ी ट्रांज़िशन से गुज़र रहा है। इट्स अ बिग वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द थिएटर
एंड द एंड द ओटीटी ओटीटी दैट वी ऑल विटनेस हम लोग कर ही रहे हैं। हम लोग कर ही रहे हैं, हम लोग देख ही रहे हैं उसको रोज। सबको पता है ये बात, जिनको नहीं पता है वो अब पता चल चल गई होगी मेरे माध्यम से। तो नहीं, क्योंकि ये भी होता है होता है कि नहीं पता होता क्योंकि वो तो एक लिटरेचर डोमेन में डोमेन अपनी में है। कहानी लिख के बैठा है ना, उसको क्या पता कि ऐसी वॉर हो हम्म, रही है कि नहीं हो रही है ना। हम्म, तो वो भी अब पता चल गया। तो वो खुद भी एक ट्रांजिशन स्पेस में है। हम्म, अभी आप कल ही की न्यूज़ है कि सारेगामा और करण जौहर का जो धर्मा प्रोडक्शन है उसकी कोई डील 600 करोड़ की स्टेक की कोई डील की बात चल रही है। हम्म, सो आप खुद ही देख सकते हो कि कितना बड़ा ट्रांजिशन है ये, ट्रांजिशन है होगा। ना। नेटफ्लिक्स आ गया है, ओटीटी आ गया है और अमेजॉन प्राइम आ गया है। तो खैर, कट बैक टू वापस मैं अपने उस पे आता हूँ कि ओटीटी सबसे ऊपर है, जो प्रोजेक्ट को कमीशन करता है और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस में डिफरेंस होता है। स्टूडियो जो है वो बड़े स्टूडियोज हैं हम्म, जो साइमल्टेनियसली एक साल में कभी कभी 5 प्रोजेक्ट्स पे या कभी कभी 10 प्रोजेक्ट्स पे साइमल्टेनियसली एक साल में काम कर रहे होते हैं। ओके। उसमें भी अलग अलग स्टेजेस हैं। प्री प्रोडक्शन अलग स्टेज है, प्रोडक्शन अलग स्टेज है, पोस्ट प्रोडक्शन अलग स्टेज है, और पोस्ट प्रोडक्शन होने के बाद फिल्म का जो या कंटेंट का जो रिलीज है वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो ये भी 4 उसमें डिवाइडेड है: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और रिलीज। रिलीज। है ना, ये 4 अलग अलग चीज़ें हैं और ये बहुत टाइम टेकिंग है। हम्म, ठीक है। तो ऑथर को ये भी समझना पड़ेगा कि आप तो चाह रहे हो कि आज आपकी कि- किताब कोई ले ले और कल और फिल्म परसों फ़िल्म रिलीज़ हो जाए, तो वो नहीं हो सकता है क्योंकि उनका अपना एक प्रोसेस है। हम्म, वो भी आपको समझना पड़ेगा और आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कि पूरा जो प्रोसेस है हुँ, इसमें बुकटेनमेंट उनकी पूरी तरीके से हेल्प हेल्प करता है, करता है बताता है। एट लेट्स से नॉमिनल फी नॉमिनल लेके। नॉमिनल नहीं, नहीं, बताने की तो हम कोई फ़ी लेते ही नहीं है। अच्छा। हम तो ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ही एजुकेट करते हैं। ओके। और पॉडकास्ट के मीडियम से भी मैं उनको यही पूरी प्रोसेस बताना भी चाह रहा हूँ, हम्म, ताकि ये इस पॉडकास्ट के मीडियम से उनको सारी प्रोसेस पता चल जाए, हम्म, कि हर ऑथर को ये पता चल जाए कि भाई ये प्रोसेस है, अपने को ये तो एटलीस्ट आज पता चल गया है कि ये प्रोसेस है। बुकटेनमेंट करके चीज एग्जिस्ट करती है जो कि उनके बुकटेनमेंट फायदे की करके है। ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है जो उनके फ़ायदे की फायदे है। की है। ठीक है? जिसके लिए वो मतलब दे आर सर्चिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट। ठीक है? करेक्ट। सो उसमें क्या है कि स्टूडियो पे मैं था हम्म, कि ओटीटी तो सबको पता है, जहाँ पर हम्म, अमेज़न प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, सोनी लिव है, एमएक्स प्लेयर अमेज़न की डील हो गई है, तो एमएक्स प्लेयर है, ज़ी फाइव का नाम हमने ले ही लिया। तो ये सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए आपके। इसमें रीजनल ओटीटी प्लेयर्स भी हैं बहुत सारे। हम्म, हॉई चॉई बंगाली ओटीटी प्लेयर है, हम्म, स्टेज करके राजस्थानी और हरियाणवी कंटेंट बनाने वाला ओटीटी प्लेयर है। वो मेरे बहुत अच्छे पुराने मित्र हैं, विनय हैं उसमें, मतलब वो फाउंडर है विनय जो है, जिन्होंने इससे फंडिंग ली थी, शार्क टैंक शार्क पे जो टैंक आए से। थे और उन्होंने फंडिंग उठाई थी। उसके बाद एक उड़िया ओटीटी प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा, आओ नेक्स्ट के नाम से। हम्म, वो बहुत अच्छा ओटीटी प्लेटफॉर्म है और वो बहुत नेक्स्ट लेवल कंटेंट इस समय बना रहे हैं। हम्म, ठीक है। तो वो है। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए। ठीक है। ओके। अब स्टूडियोज में आपके आ गए, यशराज फिल्म्स आ गए, धर्मा प्रोडक्शन आ गए, अपलॉज एंटरटेनमेंट आ गया, एम एंटरटेनमेंट आ गया। ठीक है। डायस मीडिया आ गया। इस तरीके के ये बड़े स्टूडियोज़ हो गए। ठीक है? जो एक साल में 5 से 10 प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्कआउट करते साइमल्टेनियसली हैं। काम कर रहे करते हैं। होते हैं। हम्म, फिर उसके बाद आ गए आपके प्रोडक्शन हाउसेस, जो कंटेंट मेकिंग का काम करते हैं। हम्म, ठीक है? जैसे सिखिया एंटरटेनमेंट है, दृश्यम फ़िल्म्स है। हम्म, ठीक है? फैंटम है, सिविक स्टूडियोज़ करके, वो तो स्टूडियो भी करता है, प्रोडक्शन भी करता है। डायस मीडिया करके एक प्रोडक्शन हाउस है, वो करता है, जो फ़िल्में, वेब सीरीज़ वगैरह बनाता है। हम्म, सो उस तरीके के प्रोडक्शन हाउसेस आ जाते हैं जो कंटेंट बनाते हैं, प्रोडक्शन हाउस का काम करते हैं। हम्म, विक्रमादित्य मोटवाने का नोट वन है। प्रोडक्शन हाउस है, वेरी आंदोलन गुड राइटर। फ़िल्म्स। आंदोलन फ़िल्म्स उनका प्रोडक्शन हाउस है ना? हम्म, सो उस तरीके के, गुनीत मोंगा का सिक्की एंटरटेनमेंट का हमारा ज़िक्र हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं। आनंद एल राय का कलर हम्म, येलो हो गया है ना? सो उस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, लेकिन प्रोडक्शन हाउसेस एक साल में साइमल्टेनियसली 5-10 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं। हम्म, वो स्टूडियोज़ उनको प्रोजेक्ट्स देते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। कुछ उसमें प्रोजेक्ट्स उनको स्टूडियोज़ से मिले हुए होते हैं। हम्म, कुछ प्रोजेक्ट्स वो अपना खुद बना रहे होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस। हम्म, सो ये स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस में डिफरेंस होता है। ओके। स्टूडियो जो है वो
एक लार्जर आइडेंटिटी है, बड़ी आइडेंटिटी है, ठीक है? और प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर स्केल का प्रोडक्शन हाउसेस है, हुँ, वो आइडेंटिटी है। उसके बाद में आ जाता है आपका डायरेक्टर, उसके बाद में आ जाता है आपका कास्टिंग एजेंसी, उसके बाद में आ जाता है आपका स्क्रीन प्ले राइटर, उसके बाद में आ जाता है आपका बिलो द लाइन बजट। और बिलो द लाइन बजट तब तक नहीं बन सकता जब तक कि स्क्रीन प्ले आपके हाथ में ना हो, ना हो। ठीक है? तो स्क्रीन प्ले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हुँ, ठीक है? और राइटर जो है, राइटर की जो कहानी है, उस कहानी को अब उसको लेके जाना है फ़िल्म के मॉड्यूल पे, या मतलब उसको फ़िल्म बनानी है। हुँ, वो चाहता है कि उसकी कहानी के ऊपर फ़िल्म बने या वेब बिल्कुल। सीरीज़ बने या मिनी सीरीज़ बने, जो भी हुँ, बने। तो ये ऑथर चाहता है, ठीक है? वो इस एंड पे है और फ़िल्म इस एंड पे है। राइट। अब इसमें क्या हो रहा है कि ओटीटी को चूँकि कमीशन करना है प्रोजेक्ट को, या स्टूडियो को वो प्रोजेक्ट खरीदना है, ठीक है? अब हुँ, इसमें एक और आइडेंटिटी है, टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी। ओके। टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी भी एक इसमें आइडेंटिटी है, हुँ, हुँ। ठीक है? इसमें बेसिकली 3-4 टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज़ हैं, जिसमें ब्लिंग है, तुलसिया है और क्वान से भी है, करेक्ट है ना? पान भी है। क्वान भी है ना? ऐसे ये टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज़ भी हैं। तो ये भी अपना इनका एक अलग फ़ोकस है, ये एक अलग तरह से काम कर रहे हैं। तो ये भी हमारी ऑनबोर्डिंग्स में शामिल है, हमको इनको भी ओके, ऑनबोर्ड करना है। ओके। सो कास्टिंग एजेंसीज़ तो हम लोग कर ही रहे हैं। कर ही रहे हैं। सो हमारी पोज़ीशनिंग ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी नहीं है, इसलिए मैंने ये ज़िक्र कर दिया। आप इकोसिस्टम में सबको जोड़ रहे हैं यस, बेसिकली। हम टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी नहीं है, नहीं है। ठीक है? तो ये भी क्लियर हो जाए। हुँ, तो ये है। तो अब ऑथर को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये बनना है, तो अब इसका प्रोसेस क्या है? ओटीटी को कमीशन करना है प्रोजेक्ट। हुँ, तो ओटीटी या स्टूडियो जो है, या स्टूडियो को खरीदना है, या आपका बायर जो है वो स्टूडियो भी हो सकता है, हुँ, ठीक है? या आपका बायर जो है टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी भी हो सकती है, ठीक है? या फिर आपका बायर जो है वो ओटीटी भी हो सकता है। हुँ, लेकिन अब इसमें क्या है कि अलग-अलग स्टेजेस पे हायरार्की बनी हुई ओके। है ना? अब प्रोडक्शन हाउस के पास वो अपने प्रोजेक्ट्स में बिज़ी है, हुँ, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वो अपने प्रोजेक्ट्स बना रहा है, फ़िल्में बना रहा है। हुँ, आपको चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट वो उठाए, उठाए, ठीक है? तो विजुअल फॉर्म दे हाँ, उसको। वो विजुअल फॉर्म दे। तो एक लेवल पे प्रोजेक्ट हमको उसको ला के देना पड़ेगा, हुँ, ठीक है? अगर प्रोडक्शन हाउस को देना है तो, ठीक है? तो स्क्रीन प्ले तो सबसे पहली चीज़ है, हुँ, जो हमको करना ही करना पड़ेगा। स्क्रीन प्ले तक की फाइट तो ऑथर को खुद ही लड़नी पड़ेगी, चाहे उसमें उसको पैसा खर्च करना पड़े, ओके। चाहे वो खुद बनाए, हुँ, चाहे वो किसी से बनवाए, हमसे बनवाए, किसी और से बनवाए। स्क्रीन प्ले तो आपको चाहिए ही चाहिए, और आपके उस पे चाहिए, ठीक है? अब इसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी निकल आती है कि स्क्रीन प्ले अगर पहले किसी ने कर लिया, अगर हमने करवा भी लिया, हुँ, तो उसको डायरेक्टर कोई रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, या प्रोडक्शन हाउस को पसंद आएगा कि नहीं आएगा? तो भई अगर उसको रिजेक्ट करना होगा तो कहानी रिजेक्ट कर देगा, स्क्रीन पे क्यों ठीक है करें? ना? तो स्क्रीन प्ले रिजेक्ट कर तो, और हम इस चीज़ से क्यों वो करें कि भई तुम हमारा स्क्रीन प्ले रिजेक्ट कर दोगे। तुम अगर रिजेक्ट कर दोगे, तो हम उस आदमी के साथ में काम करेंगे जो हमारा स्क्रीन प्ले एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट लेगा, कर रहे हैं, है करेक्ट। ना? तुमको नहीं पसंद आ रहा, अलग हटो, जिसको पसंद आ रहा है हम उसके साथ काम करेंगे। तो हम तो मतलब हम इस मानसिकता से काम कर रहे हैं, हम इस मेंटालिटी से काम कर रहे हैं। आप पूरा ऑथर ड्रिवन हो, ऑथर ऑथर ड्रिवन है, हाँ, यस, ऑथर है ना? ड्रिवन है हाँ, आप पूरा। तो हमारे को ऐसा नहीं है कि हमारे पास में भई आप मना कर दोगे तो दूसरा बायर है हमारे पास में। हुँ, क्योंकि आपके लिए वो फिट नहीं है, लेकिन वो कंटेंट किसी और प्रोडक्शन हाउस के लिए, या किसी और ओटीटी के लिए, या किसी और स्टूडियो के लिए फिट हो सकता है, तो हमको मैच मेकिंग करनी है। दैट इज़ द कोर दैट इज़ ऑब्जेक्टिव द ऑफ बुकटेनमेंट। कोर ऑफ बुकटेनमेंट। हम मैच मेकर्स हैं। ओके, तो हम ऑथर को ये बताते हैं कि भैया, और ये जो पूरी ऑनबोर्डिंग है, ये पूरी ऑनबोर्डिंग बुकटेनमेंट करता है, ओके। ठीक है? हम ये नहीं कहते कि हमको इस चीज़ का आप पेमेंट करिए, हमको पैसा दीजिए और हमसे ये एक चीज़ कराइए, ठीक है? हुँ, हुँ, हम ये कहते हैं कि आप ये पिच बाइबल का सैंपल, पिच बाइबल हमको दे दो। नहीं बनाते बन रहा है आपसे, आप हमको पे करो, हम पिच बाइबल हम बनवा बना देंगे। देंगे। हुँ, ये स्क्रीन प्ले का सैंपल, आपको नहीं बनाते बन रहा है, हम आपको बना देंगे, ये पेमेंट करेंगे, ठीक है? ओके। इसके आने के मतलब अगर आपने हमको स्क्रीन प्ले दे दिया, तो उसके बाद की जो सारी प्रोसेस है, हुँ, वो बचती है आपकी डायरेक्टर ऑनबोर्डिंग, हुँ, बिलो द लाइन बजटिंग, कास्टिंग एजेंसी ऑनबोर्डिंग, हुँ, हुँ, और प्रोडक्शन हाउस की ऑनबोर्डिंग करना है, नहीं करना है, टैलेंट मैनेजमेंट की एजेंसी ऑनबोर्डिंग करना है, नहीं करना है,
वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो है वो डिफ़र करता है। हुँ, वो जब तक हम स्क्रीन प्ले के लेवल तक और आते हैं, ऑथर से बात करते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी से बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमको इस प्रोजेक्ट को कहाँ ले जाना है। हुँ, जब बिलो द लाइन बजट बनता है, तब ये पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट को अपने को कहाँ लेके जाना है। हुँ, अब मान लीजिए कि बिलो द लाइन बजट ही 20 करोड़ का बन रहा है, हुँ, ठीक है? तो अब उसको दृश्यम फ़िल्म्स के पास ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, करेक्ट। क्योंकि दृश्यम फ़िल्म्स उस बजट की फ़िल्म्स नहीं बनाता, हुँ, ठीक है ना? एक मैं नाम लेने के लिए कह रहा हूँ, हाँ, फॉर मैं एग्ज़ाम्पल। कोई एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ मैं, है ना? तो अब हमको ये भी तो देखना है ना कि किस कहानी को हमको किस प्रोडक्शन हाउस के पास ले जाना है, करेक्ट। या किस ओटीटी के पास ले जाना है, या किस स्टूडियो के पास ले जाना है, या कहाँ लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, किसको ऑनबोर्ड करना है, किसको ऑनबोर्ड नहीं करना है, ये सारा बुकटेनमेंट देखता है। ओके। तो ये सारा प्रोसेस है, ये सब कुछ है। आप आइए, हमसे मिलिए, हमसे जुड़िए, और हम आपको पूरी तरह से हेल्प आउट करेंगे, पूरी तरह से कोशिश बुक करेंगे टू स्क्रीन। कि आपको हेल्प करेंगे, कि आपको लेके जाएँगे स्क्रीन तक, और हमारी तरफ से कोई कमी-पेशी नहीं रहेगी काम करने में कि आपने कोई चीज़ हमसे पूछी और हमने आपको नहीं बताया, हुँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो अब मैंने सब कुछ ओपन ही कैमरे पे बोल दिया, दैट्स अ पॉडकास्ट के कमिटमेंट। माध्यम से। ये कमिटमेंट हो गई। तो ये बात ही खत्म हो गई अब इसमें, कहीं कुछ बचा ही नहीं। तो आपको सबको प्रोसेस पता चल गया है। तो स्क्रीन प्ले करने में मेरी सभी ऑथर से, पब्लिशर से, और इसमें वो है कि मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग स्क्रीन प्ले में जुड़ जाइए, किताब लिख लिए, लेकिन किताब लिखने से टेक फाइट इट शुरू नेक्स्ट नहीं साइड। होती है। नेक्स्ट स्टेप लेके जाइए आप हाँ, उसे। हाँ, कि फाइट शुरू होती है स्क्रीन प्ले आ जाने के बाद में। हुँ, हुँ, अब मतलब फाइट, ऑथर क्या समझता है कि किताब मैंने लिख ली है, अब मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया है। हुँ, काम तो शुरू ही स्क्रीन प्ले से होना है, हुँ। ये बात है। जो कि काम खत्म ऑथर नहीं हुआ है। ऑथर को वो उठाना पड़ेगा। यस, क्योंकि होता ये है ना कि हज़ारों हज़ारों, लाखों कहानियाँ इंडियन इकोसिस्टम में बुक फॉर्मेट में पड़ी हुई हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? अब उसमें से आपकी ही कहानी के ऊपर फ़िल्म क्यों बनेगी, सही है। है ना? या कोई आपकी ही कहानी पे फ़िल्म क्यों बनाए? आपके कहानी में ऐसी क्या बात है, या वो आप कहाँ से लेके आ रहे हो उसको? उसमें ऐसी क्या ख़ासियत है? तो वो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। हम तो आपको सपोर्ट करने के लिए हैं ही, और बाकी जो फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों को हमको पुल करके लेके आना है, चूँकि हम लोग गैप ब्रिज कर रहे हैं, तो हम लोगों को उनको भी थोड़ा पुश करके यहाँ लाएँगे, आपको भी थोड़ा पुश करके यहाँ पे लाएँगे, तो वो ब्रिज बन जाएगा। बेस बन जाएगा। ये बात बहुत है। ही अच्छी बात कही पराग भाई। तो फिर से तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक और यू। ख़ास करके जो अभी आपने संक्षिप्त में ऑथर्स के लिए और ख़ास करके ऑथर्स के लिए मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा उस हुँ, बात पे, जो आपने कुछ बातें बताई हुँ, कि एक छोटा प्रोसेस बताया आपने बुकटेनमेंट के ज़रिए, किस हुँ, तरीके से बुक टू स्क्रीन जा सकते हैं और हुँ। क्या-क्या चीज़ों पे उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, यस, ध्यान देना चाहिए। यस, और एक मोटिवेशन जो ख़ास करके आपने दिया, यस। कि बुक अब आपकी छप गई है, लोगों ने पढ़ ली है, पर अब इसको स्क्रीन पे ले जाने के लिए आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, हुँ, जो कि बुकटेनमेंट है। तो आप यस। आइए और जुड़िए। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत थैंक यू आपको। और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा, जो भी लोग हमारे चैनल पे सब्सक्राइब्ड हैं या जो भी हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, उसमें से जितने भी राइटर्स हैं या बडिंग राइटर्स हैं, जैसे पराग जी ने हमको बताया भी था थोड़ी देर पहले कि भले आपकी बुक पब्लिश नहीं भी हुई है, तो भी आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है बुकटेनमेंट के ज़रिए कि आप उसको एक स्क्रीन स्पेस तक ले जाने का एक एक एफर्ट लगाएँ और कोशिश करें। बुकटेनमेंट तो है ही आपके लिए कि वो आपको सपोर्ट करेगा और गाइड करेगा हर तरीके से, रिसोर्सेज़ से और कनेक्शन से, और एक एक्सपोज़र मिलेगा और शायद आपकी पिक्चर बन जाए। ठीक है? तो उसके लिए पराग जी बहुत-बहुत थैंक यू। मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा पुलकित भाई आपको, कि आपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया, और मुझे डिफ़र पॉडकास्ट के माध्यम से इस बात को बताने का मौका दिया कि बुक टू स्क्रीन का प्रोसेस क्या है। वो वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे लिटरेचर कम्युनिटी में पब्लिशर्स को, ऑथर्स को, इन सब लोगों को पता चलेगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये पॉडकास्ट हुआ और आपने अपॉर्चुनिटी मुझे दी सर, कि प्लेज़र इज़ इक्वली आवर्स। कि मैं जो है हमारी कम्युनिटी को, लिटरेचर कम्युनिटी को ये बातें बता सकूँ, पहुँचा सकूँ वीडियो के उससे। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया पॉडकास्ट पे।
और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हमारे काफ़ी सारे ऑथर्स को पॉडकास्ट पे हम लोग को कुछ एक नई चीज़ शुरू करें, बिल्कुल, एक बिल्कुल। सीरीज़ शुरू करें जो कहानी के लिए हो, और हम ऑथर्स को लेकर के आएँ, फ़िल्म मेकर्स को लेके आएँ। क्योंकि मैं चूँकि डिफ़र को भी जानता हूँ अच्छे से, आपको जानता हूँ, तो डिफ़र के लिए भी और हम लोग कहीं न कहीं कोलैबोरेट करके एक अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सेम स्पेस में हैं। आप ट्रू, खुद भी राइटर उससे आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं, मैं खुद भी राइटर कम्युनिटी से आता हूँ, और हम लोग कम्युनिटी बिल्डिंग का ही काम अभी कर रहे हैं। तो डिफ़र और बुकटेनमेंट साथ में मिलके ज़रूर कुछ अच्छा बड़ा बना सकता है, और इन द नियर फुल। फ्यूचर हम लोग देख सकते हैं चीज़ों को, और ज़रूर इसमें कुछ अच्छा करेंगे हम लोग अपनी कम्युनिटी के लिए। आई से तथास्तु। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। फॉर गिविंग मी वेलकम। दिस अपॉर्च्युनिटी। ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आज का शो आपको कैसा लगा? कैसे आपको उससे मोटिवेशन मिला है? क्या चीज़ें आपने सीखी? और अगला गेस्ट आप किसे सुनना पसंद करेंगे? ये ज़रूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए डिफर की पूरी टीम की ओर से बहुत-बहुत थैंक यू, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए।